हाल चाल, कैसे हैं सारे? बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे सारे के सारे लोग। पहले बात, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फटाफट से आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गोरिल्ला आर्मी की जय हो। बहुत बढ़िया। तो गोरिल्ला आर्मी बिल्कुल मस्त होगी, हमेशा की तरह। तो मस्त ही रहते, मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम लोग मस्त ही रहते हो, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगली बार नीट का एग्जाम तो तुम्हारा होने वाला है ना, ताबड़तोड़ होगा। ठीक है, लव यू दोस्तों, लव यू। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। वॉइस क्या इशू है क्या? अरे यार, वॉइस का क्यों प्रॉब्लम रहता है भाई? हमेशा वॉइस का प्रॉब्लम रहता है क्या? क्या है वॉइस का प्रॉब्लम? रुक जाओ, अभी कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, रुक जाओ। हेलो, हेलो। अभी आवाज ठीक है? एक बार चेक करो वॉइस, एक बार वॉइस चेक करो। क्या अभी ओके है वॉइस? बिल्कुल। अब कोई दिक्कत है वॉइस में? क्या अभी सभी लोगों को आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है, क्लियर आ रही है? हेलो, हाँ जी। गलत क्यों हो गया यार? दोनों तो एक ही तो है। तो भाई वो तो ऑफ है भाई, वो क्यों हो रहा है कनेक्टेड? तुम सही करोगे यार। पता नहीं यार भाई। भाई इसको सही करवाओ यार, ये डेली डेली का प्रॉब्लम है यार। कभी इसमें आवाज नहीं आती, उसमें नहीं आती, पता नहीं क्या इशू है भाई ये। सो मेरे ख्याल से अभी वॉइस आप लोगों को आ गई होगी। एक बार प्लीज जरा इसको चेक करो। वॉइस बिल्कुल ओके होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। क्या अभी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या सभी लोगों को मेरी आवाज अभी आ रही है अच्छे से? एक बार फटाफट से बता दो, क्या वॉइस ओके है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में? 100% हो गया, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेक्निकल इशू होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, है ना। हाँ ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से लगभग सारे के सारे लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। बिल्कुल क्लास की शुरुआत की जाए आज बहुत ही बढ़िया तरीके से, हमेशा की तरह, जैसे हम हमेशा क्लास की शुरुआत करते हैं। और थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत सारा प्यार। पहले तो बताओ किस किस ने एक बार नीट का एग्जाम देखा? इस बार थोड़ी सी बातचीत बस आप लोगों से कर लेता हूं। इस बार ऐसे कौन कौन सा बच्चा है जिसने नीट का एग्जाम, नीट का पेपर देखा था? क्या नीट का पेपर देखा आप लोगों ने? हेलो गोरिल्ला आर्मी, क्या नीट का पेपर देखा इस बार आपने? कैसा लगा नीट का पेपर? सही से बताना। यहां पे बताओ कैसा लगा आपको। 11वीं क्लास का पोर्शन आपने किया होगा, तो आपको कैसा लगा इस बार नीट का पेपर? क्योंकि नीट के पेपर के बाद अपनी क्लास हो रही है, तो मैं थोड़ी सी बात मेरे सारे दोस्तों से नीट की कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ी सी बात पहले नीट के बारे में कर लेते हैं। हम अभी बात करते हैं री नीट की, जो अभी हुआ था। कब हुआ था? 2026 में। मेरे ख्याल से सब लोगों ने इसका पेपर देखा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखो आपको क्या करना है, करोगे मेरी एक बात, मानोगे ना? हमेशा मानते हो तो आज भी मानोगे? ठीक है। जो बच्चे मेरे से क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, वो नीट के जितने भी क्वेश्चन क्लास 11th के थे वो करोगे, मेरे ख्याल से सारा हो जाएगा। और जो बच्चे क्लास 11th में नहीं थे मेरे साथ, वो भी ट्राई तो कर ही सकते हो, क्योंकि तुमने भी क्लास 11th पढ़ी थी। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है दोस्त कि आपको अब क्लास 12th का, जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पातों में लैंगिक जनन नाम का जो चैप्टर पढ़ाया था ना, उसके क्वेश्चन देखो। उसके क्वेश्चन हो पाते हैं तो जो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखना, मैं आपको जो भी क्लास 12th में पढ़ाऊंगा ना, वो आप क्लास 12th, अब देखो रीनीट का आपके पास पेपर है, मतलब इस साल के तो आपके पास दो पेपर है, नीट का भी है और रीनीट का भी है। मेरे साथ केवल और केवल वही बच्चा अच्छे से जुड़े जिस बच्चे को सच में इस बार नीट का पेपर क्लियर करना है। मैं आपसे हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा, बॉटनी आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, इतनी सी बात है। इस बार एक बच्चा था जिसकी शायद बॉटनी में फुल आउट ऑफ फुल आया, मेरे पास आया उसका मैसेज, क्योंकि बाकी सबके पास तो मेरा नहीं है इंस्टाग्राम वगैरह भी, मगर जिसके पास इंस्टाग्राम वगैरह है तो उसने वहां पे मैसेज किया, आशीष सर फुल आउट ऑफ फुल है बॉटनी के अंदर। बट मैंने उससे एक चीज कही, मैंने कहा एक बार एनटीए की आंसर की एक बार अपडेट हो जाती है, उसके बाद चेक कर लेना। कह रहे सर एक बार अपडेट होके मैं चेक करके आपको बताऊंगा, तो अभी उसका मैसेज आया नहीं है। बट मैं आपको दो तीन बातें ना बहुत अच्छी सी बताता हूं, जो शायद आप लोगों को समझनी भी है। दोस्त देखो, क्लास के अंदर दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जो टीचर की बात सुनते हैं, एक वो जो नहीं सुनते हैं। आप में से मेरे ख्याल से मैक्सिमम मेरी बात सुनते हो, मैक्सिमम। मैं आपसे बस हमेशा एक चीज कहता हूं, जो आपने सपना बनाया था ना नीट के एग्जाम को क्लियर करने का, बस मेरे कहने से, टच वुड, बस मेरे कहने से आपको क्लास 12th मेरे साथ साथ पढ़नी है। क्लास 12th को मेरे साथ साथ पढ़ना है। जो भी क्लास 12th का, और देखो ये मैंने आपको बोल दिया
मैं आपको एंड में क्लास 11th भी पढ़ा दूंगा रिवीजन करने में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं आपको शॉर्ट्स भेजूं, चाहे कुछ भी भेजूं, मैं आपको वन शॉट भेजूं, मैं सब कुछ करवा दूंगा। क्लास 12th के लिए भी, 11th के लिए भी मैंने आपसे बोला था। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दोस्तों मेरे साथ साथ बस और बस क्लास 11th के सारे चैप्टर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे क्लियर करना है। इतना आपको काम करना है। मैं आपको बोल सकता हूं कि आपके एग्जैक्टली फुल मार्क्स में लेके आऊंगा। मतलब ये शायद यकीन 2.2 भी जो अभी आने वाला है वो भी, और ये जो लक्ष्य बैच है, ये दो बैच ऐसे बैच बनने वाले हैं जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं। सो अगर बस जितना मैं कह रहा हूं ना वो वैसे करना। क्लास 11th में थोड़ी देर के लिए आपका चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बात फिर सुनते नहीं हो। तो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं मेरे पास क्लास 11th के, वो क्लास 11th जो भी बच्चों ने अभी तक मान लो नहीं पढ़ी है, वो जिन बच्चों ने क्लास 11th नहीं पढ़ी है, वो कृपया करके एक बार अगर कहीं पे हो पाए तो क्लास 11th के मेरे वन शॉट देख लेना। और अगर आपको हो सकता है वन शॉट मेरी क्लास 11th के नहीं मिले तो बेटा लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे आज मेरा 6 बजे सेशन है यूट्यूब के ऊपर, नीट वाला हिंदी माध्यम चैनल पे मेरा एक सेशन आने वाला है आज ही शाम को, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं, मेरे से आपके लिए नहीं है वो, जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और जिनका पेपर थोड़ा सा खराब गया वो अब क्या करे। देखो एक बात समझना यार, जो चीजें आप फेस कर रहे हो ना वो चीज आपके सीनियर भी फेस कर रहे हैं। अभी आपके सीनियर्स के साथ कई के साथ पता है क्या दिक्कत है, एक बच्चे के 680 मार्क्स आ रहे थे अभी नीट के एग्जाम में, समझना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। मगर दोस्तों रीनीट के अंदर उसके 680 बन ही नहीं रहे, उसके केवल 550 नंबर बन रहे हैं क्योंकि इसकी फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो भी बायोलॉजी मान लो कुछ भी मान लो उसके अच्छा नहीं गया, है ना। अब आज का ये जो 10 मिनट का मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं ना सेशन का, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है। देखो पूरे हफ्ते में मैं बस आपके पास 2 दिन आता हूं, है ना। इतना छोटा सा विश्वास रखना, मैं आपके पास आपके घर तक आऊंगा आपका सिलेक्शन हो गया तो, विश्वास करना। और खाली हाथ नहीं आऊंगा, टचवुड आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जरूर आऊंगा मैं, 100% आऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि जो आप चाहते हो वो आपको दे सकूं, क्या पता आप गाड़ी मर्सिडीज मांग लो, मेरे पास खुद के पास ही नहीं है। मगर ये विश्वास रखना कि आपके जो हर्षित भैया है ना, आपके जो हर्षित सर हैं, आपके जो हर्षित दोस्त हैं, ये आपके साथ है हमेशा। बट आपको करना क्या है, अभी आपका ये बैच शुरुआत हुई है, तो जो बच्चा लेट भी ज्वाइन हुआ है उसको भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आपके कहीं और कैसे वाईटी वाईटी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे लेक्चर ध्यान से सुनना। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दोस्त देखो जो सपना है ना तुम्हारा वो मैं पूरा करवा सकता हूं, मगर मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। आपको 100% अपना देना पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा भाई। वो आपका 100% नहीं होगा ना अगर, तो फिर मैं वो सिलेक्शन कैसे ही करवाऊंगा, ठीक है। सो नीट के एग्जाम में भी इस बार हमने देखा कि बॉटनी के अंदर भी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आने लग गए। मैं ये वाले ट्रिकी क्वेश्चन वाला जो चीज है ना, मैं लगभग 3 साल से बच्चों को करवाने लग रहा हूं। आप भी देखोगे मैं आपको कुछ भी चीज पढ़ाता हूं तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा जरूर पढ़ाता हूं, कुछ चीजें। और बेटा वो एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़नी है अगर आपको नीट का एग्जाम देना है। अभी देखो ज्यादा टाइम है नहीं, जून भी खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मान लो, लगभग 10 महीने का मैं टाइम मांग रहा हूं। और मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि कंप्यूटर वाली चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू भी अब आपको अगला पेपर, जैसा कि बोला गया कि कंप्यूटर के थ्रू होना है, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज लेना चालू कर दो। ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इतना कि आपका पेपर हैंडल हो जाए, बस इतना सा। तो आप किसी भी गांव में हैं कहीं पे भी है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की हल्की फुल्की नॉलेज ले लो कि टिक कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, बस ये सब कुछ वैसे तो आपको पता होगा। जैसे मैं कोई भी विंडो खोलूंगा आपको पता है हर्षित सर ये क्लोज कैसे करते हैं, बस इतना सा काम है, ठीक है। बाकी मैं साथ हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कंप्यूटर को भी यहाँ पे चलाना बता दूंगा कि आपके एग्जाम में जितना कंप्यूटर आपको चाहिए वो मैं आपको सिखा दूंगा कि ऐसे चलाते हैं, ऐसे आपको पेपर देना है, इतना भी मैं आपके साथ कर दूंगा। बट दोस्त आपको 100% मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये नीट के एग्जाम की बात हो गई 2026 की। इस बार पेपर बॉटनी का बहुत सही आया था, न्यूमेरिकल आए थे इस बार 2, याद रखना बॉटनी में न्यूमेरिकल, वो भी क्लास 12th से, एक 11 से था आई थिंक, एक 12 से था। मैं आपको फिर कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको। और इस बार क्वेश्चन भी ऐसे थे जो न्यूमेरिकल, जो बच्चे घबरा रहे थे ना, जिस बच्चे को मैंने पढ़ा मैंने से पूछा, मैंने कहा तूने कैसे किया, कह रहा जो जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी उसको बस पुट किया और आंसर आ गया। और मुझे बड़ी खुशी होती है। सब बोलते हैं ना हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम, मैं कह रहा हूं जो काबिलियत तुम्हारे अंदर है ना, बट तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हो। तुम हमेशा ये कहते हो हर्षित सर हम हिंदी मीडियम के, हमसे इंग्लिश कैसे हो पाएगी। भाई मैं भी तो हिंदी मीडियम से था, मैंने भी तो इंग्लिश मीडियम किया। जब तुम्हारे हर्षित सर कर सकते तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात यह है, तो करना है तुम्हें, क्लियर है मेरी बात। कहीं डाउट हो तो मुझे बता देना है, मैं कोशिश ये करूंगा, क्योंकि देखो अभी क्या है टाइम टेबल सबका मैनेज नहीं हो पाता, कोशिश ये करूंगा कि हफ्ते और 2 हफ्ते में एक बार तुमसे ऐसे ही गेट टुगेदर कर लूं, ठीक है। वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो सब कुछ करेंगे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम पढ़ने में ध्यान रखो। जितना मैंने पढ़ा दिया
उतना तुम्हें पढ़ना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था एनसीईआरटी डन करनी है जितनी मैंने पढ़ा दी। क्या बता दो क्या डन है? क्या पोल करवा देता हूं, बता देना कितनी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी है। वो डीएनए और डीएनएस तक मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा दी है। क्या डीएनए और डीएनएस तक आप लोगों की एनसीईआरटी डन है? डन है तो ओके कर दो। अगर डीएनए और डीएनएस तक आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो बताओ ओके कर दो फटाफट से। और अब तो यार बीच में बहुत टाइम हो गया, मेरी क्लास तो लगभग 7-7 दिन में आती है, तुम खुद देखो तो तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो मतलब करना है भाई, अब करना है। ठीक है, और कंफ्यूज मत हुआ करो। मैंने तुम्हें एक जो कॉन्सेप्ट, सब देखो मैं तुम्हें सबसे इजी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे भी देखो कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों भाई। अब तुम मेरे साथ साथ मान लो नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर पता है अभी देखो 85%, 13% ने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है। अब बताओ कैसे सिलेक्शन, तुम क्या चीज सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो तुम? अब यार देखो ये मतलब अब मैं तो देखो बोल सकता हूं यार, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं दिल से पढ़ा रहा हूं तो भाई मैं तो बोल सकता हूं कि भाई पढ़ना चालू कर दो। अभी तक भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बताओ क्यों नहीं पढ़ी? 85-15% बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी भाई। इतना टाइम बीच में मिल गया तुम्हें तो पढ़ना चाहिए था। बैकलॉग बन जाएगा, मैं विश्वास करना बन जाएगा तुम्हारा बैकलॉग। मैं बोल रहा हूं टचवुड तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो। फिर बाद में भटकते रहोगे, सर यहां पढ़ ले वहां पढ़ ले, वन शॉट देख ले, टू शॉट देख ले। याद रखना जो बच्चा पूरा बैच नहीं लेता और वन शॉट के चक्कर में रहता है उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। भाई पूरा पढ़ना तो पड़ेगा। वन शॉट में तू खुद सोचना, मैं तुझे ये लेक्चर 14 लेक्चर में करवाऊंगा ये चैप्टर, तू वन शॉट में कैसे पढ़ लेगा भाई उसको? सही है ना? बस मेरी बात इतनी सी समझनी है तुमको। चालू करें? आ जाओ, आओ बेटा। सबसे पहले तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना। अपनी नोटबुक, अपनी एनसीईआरटी सब अपने सामने खोल के रखना और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान देना है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट पढ़ लिए थे जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, और हम हमेशा की तरह वही करेंगे। हमारा क्या बोलते हैं इसको, टाइमर। ये टाइमर लगा देते हैं इस पे और टाइमर के साथ रिकैप करते हैं। हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो इस चैप्टर का नाम था वंशानुगति के आणविक आधार, यानी कि हमें बेस के बारे में बात करनी है। बेस का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण जाते हैं उसका आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस क्या है। और बेटा मॉलिक्यूलर बेस का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। हम लोग हमेशा ये चीज कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अगर गुण जा रहे हैं ना तो वो डीएनए लेके जाता है। पापा यूं 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 चल रहे हैं, अच्छा सॉरी मम्मी चलती है, मम्मी यूं यूं चल रही है, तो बेटा हम लोग कहते हैं आई मम्मी आप ऐसे चल रही हो, ओहो आपकी मम्मी भी ऐसे चलती होंगी, दैट्स इट। इसका सीधा सा मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाते हैं। लड़कियां तुम जैसे झीकती हो तुम्हारी मम्मी भी झीकती होगी, तो तुम्हारे पापा कई बार बोल देते हैं मम्मी की तरह झीकती रहती है सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं है। इसका मतलब मम्मी से तुम्हारे अंदर क्या आया, अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए। यही डीएनए होता है जो 1 to 1 1 by 1 तुम लोगों के अंदर आता रहता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे अंदर गुण आते रहते हैं। तो जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे अंदर गुण आएंगे ना, इसे ही वंशानुगति बोलते हैं। अब थंब और दिल बनाते रहना, अगर मेरा सारे के सारे पॉइंट क्लियर है कि थंब और दिल बनाते रहना। ठीक है, अब एनसीईआरटी ये बोलती है कि अगर हमें कभी भी आणविक आधार की बात करूं तो 3 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जिसमें एक होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है प्रोटीन। मगर हम लोगों को यह पता करना है सच में डीएनए क्या है, आरएनए क्या है और प्रोटीन क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स एक्टिव रखना बिल्कुल। आप सभी लोगों को पता होगा जो डीएनए होता है वो दोहरी श्रृंखला का होता है। डीएनए में अगर एक श्रृंखला 5' to 3' होगी तो दूसरी 3' to 5' होगी। मगर पूछता है भारत कि डीएनए की श्रृंखला 5' to 3 और 3 to 5 किसके कारण से होती है? कमेंट बॉक्स को भर देना अगर तुम्हें आता है तो आंसर। दूसरी बात, डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब सबको निपटा दो, फॉस्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। न्यूक्लियोसाइड का मतलब आपको फॉस्फेट बैकबोन नहीं लगानी है। सारा काम जब हमने कंप्लीट कर लिया था तो हम लोगों ने ये वाली बात भी क्लियर की थी कि जो डीएनए होता है वो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, तो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रिएक्ट नहीं कर पाता। और बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है डीएनए 5 to 3, 3 to 5 होता है शुगर की वजह से, क्योंकि एक तरफ शुगर ऐसी और दूसरी तरफ शुगर ऐसी होती है। शुगर में कितने कार्बन होते हैं आप सभी लोगों को पता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस है, यानी कि दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या एब्सेंट होगा बता देना? ऑक्सीजन एब्सेंट होगा बिल्कुल, मगर आरएनए के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो राइबोस शर्करा होती है। डीएनए के अंदर एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे यूरासिल पाया जाता है। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्रमशः 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। एडिन और थाइमिन जिस डीएनए में ज्यादा ग्वानिन साइटोसिन होंगे वो ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर एडिनिन 20% है तो आप बता सकते हो बाकी सारे कितने कितने प्रतिशत है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारा काम दोस्तों जब मैंने आपसे कंप्लीट किया था तो मैंने आपसे एक बात और बोली थी, मैंने कहा इतने में ही चीजें में रुकना नहीं, आपको पता करना है कि डीएनए का चारगाव का इक्विवेलेंसी लॉ क्या है, चारगाव का तुल्यांक सिद्धांत आप सभी लोगों को पता है। चारगाव के सिद्धांत के बाद मैंने आपको बताया था बीडीएनए मॉडल,
जो कि कौन सा किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने क्या क्या बताया था? अंधेरा कायम रहे महामहिम, यानी कि दो इसके बीच में गैप क्या था वो आपको पता है, 20 एंगस्ट्रॉम था। बहुत बढ़िया। एक जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? आंसर कर देना, बाकी मैं बता देता हूं। इनके बीच में 10 नाइट्रोजन क्षारक के बेस होते हैं, यानी कि टोटल 20 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। हाँ सर, बेस पेयर होते हैं, 20 होते हैं, बिल्कुल सही है। और इन दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। ये सारा का सारा मैंने डीएनए बताया था, ये था बी डीएनए मॉडल, बिल्कुल सही है अर्षित सर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैंने कहा था, मैंने कहा दोस्त ऐसे नहीं रुकना, ओ छोटू कम है यार। कह रहा क्या हो गया सर? मैंने कहा इसके बाद एक चीज और बता। कह रहा क्या? मैंने कहा आरएनए संसार और ये सब चीज क्या है? कह रहा सर वो भी बताऊंगा, मगर हर्षित सर उससे पहले मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या है, जरा एक्सप्लेन करना। कह रहा सर एक छोटी सी चीज है कि वाटसन और क्रिक में बीडीएनए मॉडल दिया था, मगर सर क्रिक ने एक चीज और दी थी जिसका नाम था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सर मतलब डीएनए से डीएनए बनता है तो प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए बनता है तो अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो अनुवादन बोलते हैं। सर बहुत ही बढ़िया बात है सर, सर मजा आ गया। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे कहा था डीएनए अगर आनुवंशिक पदार्थ है तो इसके कौन कौन से रीजन होंगे। सबसे पहले था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। दो प्रभेद, दो स्ट्रेन लिए थे, एक था एस और एक आर। आर का मतलब रफ, इसके ऊपर पॉलीसेक्टर की कोई लेयर नहीं होगी, ये रोग कारक नहीं होगा, जबकि एस रोग कारक होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बता दो एस कौन सा और आर कौन सा। एक मैं बताता हूं, एस थर्ड है तो आर कौन सा है बता देना। सारा काम कंप्लीट जब हमने किया था तब हमने सबसे पहले एस को चूहे में डाला, चूहा ने मर लिया। आर को चूहे में डाला, चूहा जिंदा रहा। एस को गर्म करके चूहे में डाला, चूहा जिंदा रहा। एस को गर्म करके आर में डाला, आर को चूहे में डाला तो चूहा मर गया। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हम लोग ये चीज मानते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हम लोग ये चीज मानते हैं कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी के अंदर इन सारी चीजों के साथ साथ ये वाली बात और अच्छे से क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो एस प्रभेद है वही रोग करता है, आर रोग नहीं करता। मगर जब आर को गर्म करके एस में डाल दिया जाता है तो एस रोग करना, वो आर रोग करना चालू कर देता है, क्योंकि अब आर नहीं एस हो गया। इसे ही हम रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। रूपांतरण प्रयोग कौन से साल में दिया गया था फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद एक एवेरी मैक्लॉड मैकॉर्टी, एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था, कौन सा? बहुत बढ़िया, डीएनए आरएनए और प्रोटीएज वाला एग्जांपल था। मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी मत पढ़ना, बस मेरे एग्जांपल पढ़ लेना, और आप खुद मेरे से ये बोलने वाले हो हर्षित सर मजा आ गया। बोर्ड के एग्जाम्स में भी अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, अब एवेरी मैक्लॉड मैकॉर्टी का, हम वही 3 टेस्ट ट्यूब बनाएंगे जो आपने बनाना सिखाई था। हम बताएंगे कि इन टेस्ट ट्यूब में क्या क्या होता है। हम बताएंगे एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए आरएनए प्रोटीएज पहचान में आ गया। बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको पता लग गया कि जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये लगभग सारी की सारी बात हमने यहां तक क्लियर कर ली है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। मैंने बोला था कि आपको केवल ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है 3 प्रकार के एंजाइम है। डीएनए को फाड़ देगा, आरएनए को तोड़ देगा, और प्रोटीन को निपटा देगा, प्रोटीएज। तो बस सीधी सी बात है, जिस टेस्ट ट्यूब में तुमने आरएनए और प्रोटीएज डाला उसमें अगर कुछ बचा होगा तो डीएनए बचा होगा। जब उसको तुमने आर प्रभेद में डाला, आर को चूहे में डाला, तो चूहे में डिजीज हो गई, बाकी दोनों में चूहे में डिजीज नहीं हुई थी। इसे ही हम रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। रूपांतरण प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दैट्स इट, खत्म बात। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी तो नहीं है? और देखो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये मत कहना ये नहीं आया वो नहीं आया ऐसे वैसे। भाई देखो मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, लिटरली बोल रहा हूं। अगर तुमको सच में केवल मजाक ही मजाक करना है, तुमको केवल यही चाहिए हर्षित सर, नहीं केवल मजाक मजाक नहीं भाई, नीट में मजाक से नहीं निकलेगा। और इस बार रीनीट का पेपर देखने के बाद दुनिया ये वाली बात समझ गई कि पढ़ाने वाला ही होता है। समझ गई है दुनिया को ये वाली बात समझ में आ गई कि जो बच्चा पढ़ेगा वही छाएगा बस, बाकी तो बेटा फिर चल ही रही है। बच्चे कहते हैं इस बार भी थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं, अगली बार भी तैयारी करेंगे, मगर बेटा तैयारी से नहीं होता ना, मजे से करना है। तुम खुद देख लो, तुमको आज तक याद है जो मैंने पूछा, जबकि मेरे ख्याल से 10 दिन बाद आई थिंक क्लास हो रही है अपनी, पर तुम्हें याद है तो बस हो गया ना तुम्हारा काम। मानते हो ना? शायद 14-15 दिन बाद अपनी क्लास हो रही है। पिछली बार शायद सोमवार मंगलवार को क्लास हुई थी। बस तो तुम समझ लो कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। बट दोस्त मेहनत तो देखो मेरे साथ करनी पड़ेगी तुम्हें। मेहनत करोगे तो मैं सब कुछ करवा दूंगा। बस इतनी मेरे से प्रॉमिस ले लो कि हर्षित सर हम मेहनत करने वाले हैं, तो टचवुड आप सबको मार दोगे। तो बस मैं यही बोल रहा हूं, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा सारे टॉपिक क्लास में। चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब जरा सुनो, हाँ जब हमारे दोस्तों 2 एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए तो हमारे पास एक तीसरा एक्सपेरिमेंट और आ गया। जो हमारे पास जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्शे व चेज का प्रयोग। आपको याद होगा दोस्त, मैंने आपको 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट अभी तक पढ़ा दिए, जिसमें जो मैंने आपको पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था वो था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, दूसरा पढ़ाया था एवेरी मैक्लॉड और मैकॉर्टी। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हर्शे और चेज का प्रयोग। बोलो बात सही है? हर्शे और चेज ने 1952 में
अपने प्रयोगों को किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपन यही कर लेते हैं कि ये वाला प्रयोग कब किया। ये प्रयोग किया था दोस्तों 1952, 1952 के अंदर ये वाला प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? हर्शे और चेज के द्वारा। बोलो बात सही है? ठीक है, और हर्शे और चेज ने जीवाणु भोजी पर कार्य किया। ये भी लिख देता हूं, इन्होंने जीवाणु भोजी पर प्रयोग किया। अब एनसीईआरटी ने केवल जीवाणु भोजी लिख रखा है, मगर इस जीवाणु भोजी के बारे में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। बेटा, इस जीवाणु भोजी का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं T2 जीवाणु भोजी। कौन सा? T2 जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी को कोई आपसे पूछ ले कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर है बैक्टीरियोफेज। यानी कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो आप बोलेंगे बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी होता है। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों वर्ड आपको बता दिए। ठीक है, अब सर ये नाम क्या है जीवाणु भोजी? देखो, बायोलॉजी या कोई भी चीज हो ना, टर्म्स को पकड़ा करो। जीवाणु भोजी का मतलब खाने वाला, ऐसी कोई भी चीज जो जीवाणु को खाता हो। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई? तो सर समझ में आ गई तो क्या ये वाला पॉइंट लिख दोगे? बिल्कुल लिख दूंगा। क्या लिख रहा हूं? जीवाणु भोजी का मतलब क्या होता है? वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है। यानी कि मान लो अगर कोई वायरस है, वायरस पढ़ा था क्लास 11th में, जीवाणु भोजी। हां, अगर वो किसी जीवाणु को खाता हो या संक्रमित करता हो तो उसे हम बोलेंगे जीवाणु भोजी। अब एनसीईआरटी में यह नहीं है कि उस जीवाणु भोजी का नाम क्या है, मगर आपको याद रखना पड़ेगा T2 नाम है इसका। तुमको याद है तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, हर्षी सर आप बताओ कौन सा, हम भूल जाते हैं। अरे मैं पूरा याद दिलाऊंगा। क्लास 11th में एक चैप्टर था जिस चैप्टर को हर कोई बोलता था वेटेज नहीं है, मगर मैंने हमेशा उस चैप्टर को वेटेज दी थी, जिसका नाम था जीव जगत। जीव जगत में आपको पता है कि आप नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी चीज का आपको नामकरण देना है तो आप लोग एक वैज्ञानिक को यूज में लेते हो, कैरोलस लिनियस। याद आया? जैसे आम का वैज्ञानिक नाम था मैंजीफेरा इंडिका। सर आपको कैसे याद है? तुम्हें भी ये तो याद है मैंजीफेरा इंडिका? हाँ, लिन ने दिया था। बिल्कुल सही बात है। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं अगली बार वो मजा आता है तो बता देना। दोस्त, हर किसी का नाम एक जैसा नहीं होता। हम क्या है, नाम अलग अलग तरीके से देते हैं। यानी कि बायोलॉजी ऐसा कहती है कि वायरस का नाम अलग तरीके से दिया जाता है, जीवाणु का अलग तरीके से दिया जाता है, और अगर कोई कोशिका है, कोई मान लो पादप और जंतु है, उनका अलग तरीके से दिया जाएगा। बोलो बात सही है? ऐसे ही वायरस का नाम कभी देते हो तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता वंश और जाति, वायरस का नाम ही अलग होता है। जैसे ये नाम कौन सा है? T2। आपको एनसीईआरटी में शायद नहीं मिलेगा, मगर याद रखना जिस जीवाणु भोजी के ऊपर, जिस वायरस के ऊपर कार्य किया था किसने? हर्शे और चेज ने, उनका नाम था T2 जीवाणु भोजी। बताओ क्या मेरा पॉइंट यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? 100% ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, बिल्कुल सही है। हाँ सर, मगर अर्षित सर क्या T2 जीवाणु भोजी के बारे में आप बताओगे नहीं? भाई साहब डायग्राम बताऊंगा, बिना डायग्राम के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये लो बेटा डायग्राम देखो, ये और ये और ये। तुम भी बना लोगे डायग्राम? तो इसका तुम्हारी तो ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। अगर अच्छा डायग्राम बनाओ ना कभी तो मुझे टैग कर दिया करो, बेकार बनाओ तो मत किया करो भाई। अच्छा बनाओ तो बात अलग है, ऐसे बना दो। ये मैंने एक डायग्राम बनाया किसका? जीवाणु भोजी का। तो पहले तो अर्षित सर यहां पे लिख दो क्या है ये है जीवाणु भोजी। याद आ रहा होगा क्लास 11th चैप्टर का नाम भी याद होगा, आ रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल, हमने पढ़ा हुआ है सर। कौन सा? जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें वायरस का ऐसा डायग्राम पढ़ा था। बिल्कुल। अब सुनो जरा, वायरस का ऐसा डायग्राम पढ़ोगे तो तीन चीजें होंगी। क्या? ये ऊपर की तरफ जो होता है इसे हम बोलते हैं शीड्स, शीड्स को इंग्लिश में बोलते हैं हेड। बोलो बात सही? बीच में ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये है गर्दन, गर्दन को बोलते हैं नेक। इतनी तो इंग्लिश याद कर लोगे? हाँ सर। और सबसे नीचे नीचे ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पूंछ, और पूंछ को बोलते हैं टेल। क्या इतना पॉइंट सभी लोगों को याद है? भाई क्लास 11th है, इतना तो याद ही होगा। अरे सर हमें सब याद रहता है। अच्छा,
पक्का? हाँ सर। अब देखो, इसके अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ। ये क्या है? ये है आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए। वहीं लिख देता हूं कहीं, ये क्या है, लिख दो हर्षित सर, ये है आनुवांशिक पदार्थ। अगर आपको याद है तो मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं हर्षित सर? T2 जीवाणु भोजी का। तो T2 जीवाणु भोजी में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। बोलो, क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? मजा आ गया? हाँ। अब सुनो, ऊपर जो शीर्ष होता है ना, इस शीर्ष में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम बोलते हैं कैप्सोमियर, यानी कि ये प्रोटीन से बना होता है पूरी की पूरी बाहर की संरचना वायरस की। मेरी लाइन ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ नोट मत करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ गया? अगर एक बार तो इससे खेलना चालू कर दोगे, यूं कहोगे हर्षित सर 1 घंटे में आपने टॉपिक खत्म किया था, हमको तो 1 मिनट लगी समझने में, मगर 1 मिनट में आप समझ जाओगे, मगर सामने देखते रहना। मैं लाइन जरूर ध्यान से सुनना प्लीज, तुम्हें कसम है तुम्हारे बाबू सोना के सामने देखना। यहां पे बेटा ये बना दोगे? हाँ सर बना देंगे। बाबू सोना की कसम सही दे दी ना बेटा? हाँ। कुछ तो मानेंगे, कुछ कहेंगे सर जिंदगी अकेले ही चल रही है हमारी सर, क्या पता आपको सर ये दर्द। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, चलता है बेटा, चिल मारा करो। क्या तुम्हारी लाइफ में मान लो कोई होता या होती तो बेटा बहुत टेंशन दी, खर्चे होते, यहाँ खुद का रिचार्ज नहीं होता बेटा। सोचो, मतलब महीने में 2 रिचार्ज आ रहे हैं, तुम्हारा अलग उसका अलग। तुम्हारा रिचार्ज तुम्हारे पापा से तुम कैसे, मम्मी से कैसे करवाते तुम्हें पता है, और सोचो उसका रिचार्ज भी करवाओगे तो बेटा कैसे, मतलब आधा हालत खराब हो जाएगी बेटा उसका रिचार्ज करवाने में, क्योंकि ऐसे नहीं होता। हाँ ये क्या है बेटा? हाँ सर ये क्या है? ये बेटा कैप्सोमियर, क्लास 11th पढ़ा रहा हूं। कैप्सोमियर किससे बना होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। बोलो दूसरी पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो पूरी की पूरी ऊपर वाली संरचना दिख रही है, इसे हम बोलते हैं कैप्सिड। तो मान लो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कैप्सिड किससे बनता है, तो आप बोलोगे कैप्सिड बनता है कैप्सोमियर से। और क्वेश्चन आ जाए कैप्सोमियर किससे बनता है, तो आप बोलोगे कैप्सोमियर बनता है प्रोटीन से। बोलो बात सही है? यानी कि बाहर का ये सारा का सारा अणु किसका होता है? प्रोटीन का। सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों एक और संरचना आपको देखने को मिलती है यहां पर, जिसे हम बोलते हैं कॉलर। मतलब फैशनेबल होता है बेटा, कॉलर पहन के घर से बाहर निकलता है, ठीक है। कॉलर का वैसे कोई रोल नहीं होता, बट एक कॉलर होती है, ठीक है। नीचे नीचे की तरफ यहां पर एक प्लेट पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं आधारी प्लेट, या हम बोलते हैं इंग्लिश में बेसल प्लेट। बोलो बात सही? और ऐसे इस पूरी की पूरी संरचना में यहां पर कुछ ऐसी ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है। ये एग्जैक्टली डायग्राम है आपके पास T2 जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज का। जो बच्चा बाद में जुड़ा है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरी बात नहीं सुनी है, वो प्लीज मेरी बात एक बार सुन लेना। क्या बताओ, सुन लोगे क्या? 100%। मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से एक बार सुन लेना, जिन बच्चों को समझ में आ गया हो। बोलूं? सर बोलो। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि अगर कोई भी जीवाणु है, हाँ, तो उस जीवाणु को अगर कोई वायरस संक्रमित करेगा, इंफेक्शन करेगा, तो उसे हम जीवाणु भोजी बोलते हैं, ठीक है। मैं आज आपको समझाने वाला हूं एक चीज कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक बात है सर, इसी पे चल रहे थे। तो हर्शे और चेज नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने एक जीवाणु भोजी पर काम किया जिसका नाम T2 जीवाणु भोजी था। यह उसकी संरचना है। तो कोई अगर आपसे कहे कि T2 जीवाणु भोजी की संरचना कैसे होती है, तो आप कह देना कोई नहीं है टक्कर में जीवाणु भोजी की संरचना ये रही जो आपके सामने दे रखे है, ठीक है। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। ये याद रखना है आपको। बाहर सारा का सारा जो आवरण दिख रहा है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से। लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको रटना नहीं है। पूरा एक्सपेरिमेंट अब इसी चीज के ऊपर है, मजा आ जाएगा तुम्हें, बट समझना तो पड़ेगा। हाँ सर हमें पता है आप समझा दोगे, मैं समझा दूंगा तुम्हें, बट एक बात समझना तो तुम्हें पड़ेगा, ठीक है सर। डन हो गई यहां तक बात? ये डायग्राम अगर क्लियर है तो डन कर दो, क्योंकि मैं इसके बाद अब तुम्हें आगे लेके जा रहा हूं, आगे वाली कहानी में ले चलू T2 जीवाणु भोजी के आगे, पक्का? अब एक चीज ऐसी
जिस पॉइंट से ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर करो, आ जाओ बेटा, मजा आ जाए ना। अगर एक बार में मैं याद करवा दूं इसको तो बस बोल देना अर्षित सर मान गए, आपने एक ही बार में हमको पूरा टॉपिक याद करवा दिया। मगर फिर बोल रहा हूं बेटा, मेरे साथ साथ नोट मत करना, बस ये सब हटा रहा हूं मैं, है ना, जो मेरे काम का नहीं है, कॉलर फॉलर ये लिखा हुआ जो है मेरे काम का नहीं है, गर्दन वर्दन जीवाणु भोजी सब हटा दिया मैंने, ये हटाओ सब, मेरे काम की चीज अभी नहीं है, मेरे को बस तुमको समझाना है ना, तो ये काम की जो भी चीज नहीं है इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये हटा दो सब। क्या ये डायग्राम आप सभी लोगों को दिख रहा है? पक्का दिख रहा है? इसकी कॉपी और कर लेता हूं, क्या पता अभी आगे किसी डायग्राम में इसकी जरूरत पड़े तो कॉपी कर लेता हूं इसकी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना जरा, जो मैं बात बोल रहा हूं तुमको, है ना, मजाक में नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है सर। इसको कर देते थोड़ा सा साइड में, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, यहां मत कर लो किनारे पर, ठीक है। बेटा मान लो तुम्हारे पास एक कोशिका है जिसे हम बोलते हैं जीवाणु भोजी की कोशिका, ये रही जीवाणु की कोशिका, ये है कौन सी कोशिका? जीवाणु। सभी लोगों को पता है जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और सभी लोगों को यह पता है कि जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। और सभी लोगों को यह पता है कि कौन सा जीवाणु भोजी है सर? T2। क्या मेरे सारे दोस्तों को इतना याद है? बिल्कुल। अब सुनो जरा, समझा दूंगा, जरा यही समझा दूंगा, बट मेरे को पेन चाहिए एक ऐसा जो हो जाएगा, मेरे को आगे से ओपन होता हो। हाँ मिल गया, एक पेन मिल गया, और मुझे चाहिए एक पेपर, पेपर पेपर पेपर, मान लो ये रहा पेपर, ये रहा पेपर, ठीक है। आओ, मान लो बेटा ये तो है वायरस, जीवाणु भोजी मतलब वायरस ही होता है, विषाणु, ठीक है। ये है जीवाणु। सब लोगों को सब चीज दिख रही है? बिल्कुल। अब सुनो, मैं कुछ यहां पे मेथड बता रहा हूं कि एक वायरस एक जीवाणु को कैसे संक्रमित करता है। पहला ऑप्शन पहचानना, दूसरा जुड़ना, तीसरा भेदना, चौथा आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, और पांचवा हट जाना। अब जैसे जैसे मैं मेरी बात बोलूं वैसे वैसे तुम मेरी बात का बस आंसर क्लियर कर देना। बोलो, बोलूं क्या? पक्का? बोलूं? ठीक है सर। सबसे पहले ये कोई वायरस है, ये कोई जीवाणु है, हाँ, बहुत सारे जीवाणु पड़े, तो ये सबको छोड़ देगा, किसी एक चीज को पहचानेगा। एनसीईआरटी में है नहीं, मगर इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहचान लिया, इस वायरस ने इस कोशिका को पहचान लिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इससे जुड़ जाना। भाई इतनी दूर से तो अपना आनुवंशिक पदार्थ फेंक नहीं देगा, थू नहीं बेटा, पास आएगा। दूसरा क्या है? जुड़ना। वायरस कोशिका से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कोशिका के बाहर ही अपना आनुवंशिक पदार्थ पटक जाएगा क्या? नहीं सर। तो क्या करेगा? कोशिका यानी कि जीवाणु की कोशिका को भेदेगा, गड्ढा करेगा इसमें। देखो कर दिया क्या गड्ढा? अरे कहां गया? हाँ देखो गड्ढा हो गया, देखो अंदर आ गई रिफिल। हाँ सर। भेदने के बाद अपना आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर डाल देगा। लो डाल दिया, डाल दिया अंदर। हाँ, अब वायरस भाग जाएगा, कह रहा है ओके बाय बाय टाटा टेक केयर, मैं जा रहा हूं। बताओ मेरा पॉइंट क्या है? दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मैंने क्या बोला प्लीज बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले कोई भी वायरस किसी जीवाणु को पहचानता है, फिर उससे जुड़ता है, फिर उसमें गड्ढा कर देता है। क्यों? क्योंकि बेटा गड्ढा नहीं करेगा अगर अंदर, तो अपना आनुवंशिक पदार्थ वो आगे स्थानांतरित कैसे करेगा? बोलो क्या डन है क्या मेरी बात? सर बिल्कुल हम समझ गए। तो सीधी सी बात है, अगर इसको इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डालना है तो यहां पे बेटा गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढा करेगा तो इससे जुड़ गया, जुड़ने के बाद गड्ढा कर दिया, और गड्ढे करने के बाद ये एरो से मैं दिखा दिया कि अपना आनुवंशिक पदार्थ अंदर डाल दिया। किसमें? जीवाणु में। तो क्या अब इस बाहर वाली संरचना का कोई काम है? नहीं।
क्या मैं इस बाहर वाली संरचना को हटा सकता हूं? हटा दो, हो गया काम। ये सारे स्टेज आपको याद हो गए होंगे। सर बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। तो दोबारा बोल रहा हूं, याद करना। सबसे पहले कोई भी वायरस जीवाणु को पहचानेगा, बहुत बढ़िया। पहचानने के बाद उससे जुड़ेगा, बहुत बढ़िया। जुड़ने के बाद उससे भेदेगा, बहुत बढ़िया। भेदने के बाद अनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित करेगा, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, ये हट जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम, हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। सर मजा आ गया। अब क्या किया जरा ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मैं डायग्राम से थ्योरी क्लियर करने वाला हूं फिर, और ध्यान से बस सामने सुनना, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। अब हर्षे और चेज भाई साहब ने दोस्तों देखो क्या काम किया, क्योंकि भाई साहब हर्षे और चेज थे तो छोटी मोटी चीज तो उन्होंने की नहीं, तो उन्होंने ऐसा काम किया कि तुम खुद कह दोगे हर्षे सर मजा आ गया, मगर ये पांचों पॉइंट याद रहने चाहिए, ठीक है सर। अब बताओ क्या काम किया हर्षे और चेज ने? हर्षे सर हमें समझाओ पहले, आप देखो जरा सामने देखना बेटा, मजे मजे में समझा दूंगा, तुम्हें भी लगेगा हर्षे सर आपने मजे मजे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हमें तो अब समझ में आ गया। ये बना दिया साइड में जरा बेटा, हाँ मेरे लाला, हाँ मेरे बेटा, ऐसे नहीं करते ना छोटी छोटी बच्ची, ऐसे थोड़ी नहीं करती। ओके आओ सर, अब देखो क्या किया। इन्होंने दो अलग अलग वायरस ले लिए, इन्होंने दो अलग अलग वायरस ले लिए, ठीक है। एक ये, एक ये। ध्यान से सुनना, वैसे तो असली कॉन्सेप्ट तो तुम यहां पे समझ चुके, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो यहां पे क्लियर हो चुका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, मगर असली बात समझने वाली यहां है। और मेरे ख्याल से जो बच्चा समझेगा, जिसने आज तक भी क्लास 11th का जैवाणु नाम का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जिसने सच में प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो आज मेरी बात सुन लेना, जिसने अभी तक मेरा ये वाला चैप्टर भी पढ़ा है, वो यूं कह देगा हर्षित सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सुनो, हम लोगों को ये वाली बात पता है कि हर्षे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो चीजें ली, ये लिया ए और ये लिया बी। बोलो बात सही है, ठीक है। हर्षे और चेज ने सबसे पहले क्या किया, हर्षे और चेज ने अपने दो जीवाणु भोजी जो दो वायरस हैं, इसमें सबसे पहले एक वायरस को एक रेडियो अभिरंजित समस्थानिक में रखा, जिसको हम बोलते हैं P32। ध्यान से सुनते रहना, अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो वायरस था, इसको P32 रेडियोधर्मी से रंगा। रंगे का मतलब होता है अभिरंजित किया। अभिरंजित मैं आपको बता चुका हूं, अभिरंजित का मतलब होता है किसी चीज को रंग देना। तो मैंने इसको रंग दिया, जैसे आपने यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा था ना, हमने इसको क्षारीय अभिरंजित एसिटोकार्बिन हिमेटोजेलिन और फलगन से रंगा था, वैसे ही इसको रंग दिया, ठीक है। दूसरा वाला ये वाला जो वायरस है, हाँ, इस वायरस को हमने किससे रखा, इसको तो P32 से रंग दिया, और इसको रंग देंगे, हाँ ये सही है, इसको S35 रेडियोधर्मी से रंगा। रंगे का मतलब समझ लेना, अभिरंजित किया। बोलो क्या डन है यहां तक मेरे दोनों पॉइंट? कोई दिक्कत है? क्लियर? बता दो, दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर। सर ये P32 और S35 क्या होता है? P का मतलब है फॉस्फेट, S का मतलब है सल्फर। हाँ, अब थोड़ी बहुत भी जिंदगी में कभी बायोलॉजी पढ़ी है, छोड़ो केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ जरा ध्यान से सुनना मेरी बात का, ध्यान से। क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले एक ऐसा वायरस लिया जिसपे P32 डाल दिया, ऐसे रंग दिया, ऐसे। P का मतलब फॉस्फेट। अब अगर तुमने आज तक ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो तुमको पता है P32 वहां होगा जहां पे फॉस्फेट होगा। क्या डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है क्या? सर रुको, डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, फॉस्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। हाँ सर डीएनए में तो फॉस्फेट होता है, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर इस पूरे के, ध्यान से देखो मैं कह रहा हूं, फिर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो इससे दोबारा मत बोलना, दोबारा मैं समझा दूंगा, मगर एक बार में समझने की कोशिश करो ना। दोबारा बोल रहा हूं, हर्षे और चेज ने जीवाणु भोजी पर काम किया जिसका नाम था T2 जीवाणु भोजी। इस T2 जीवाणु भोजी का बाहर का सारा बना होता है प्रोटीन से, अंदर इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। और आप सभी लोगों को पता है डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, पता है क्या? हाँ सर ये तो पता है। और आप सभी लोगों को यह भी पता है क्या कि प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि सल्फर जो होता है वो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, पता है? तो यूं कर दो सर, मजा आ गया। सर ये बात तो सही है,
अगर मान लो किसी कूड़े के अंदर लोहा पड़ा है और तुमको लोहे को अलग करना है, तो बेटा सीधी सी बात है, आप वहां पे मैग्नेट यानी कि चुंबक ले जाओगे, लोहा उससे चिपक जाएगा। सर बिल्कुल सही है। तो बस अगर इस पूरे के अंदर तुमने P32 डाला, यानी कि फॉस्फेट डाला, तो आप सभी लोगों को पता है फॉस्फेट कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे फॉस्फेट उपस्थित होगा। और बेटा प्रोटीन में फॉस्फेट नहीं होता, प्रोटीन में पाया जाता है सल्फर और डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट। तो इसका सीधा सा मतलब है जो P32 है वो यहां पे जाके जुड़ गया। देखो ये रहा, ये जुड़ गया P32। कोई पूछेगा नहीं ये यहां पे आके क्यों जुड़ा है, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, फॉस्फेट फॉस्फेट से जाके जुड़ेगा। हाँ सर ये बात तो सही है, अंदर भी फॉस्फेट था बाहर भी फॉस्फेट। तो अर्षद सर ये रेडियोधर्मी क्या होता है? जो अपने अंदर से रेडिएशन को निकालता है। तो हमें पता है कई जगह पे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगी होती है, पाइपलाइन। मगर मान लो किसी एक जगह से पाइपलाइन टूटी हुई है, अब एक दोनों तरफ से टूट गई, तो मान लो ये पाइपलाइन लगी हुई है और किसी एक जगह से पाइपलाइन टूटी हुई है और यहां से लेकर मान लो 500 किलोमीटर तक तुमने पाइपलाइन बिछा रखी है। तो ये थोड़ी जमीन के अंदर पाइपलाइन है तुम सारी खोदोगे, तो तुम इसके अंदर एक रेडियोधर्मी डाल दोगे, एक ऐसा अवयव डाल दोगे जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। तुमने सुना होगा कार्बन 14, सुना है क्या? C14 सुना होगा ना। हाँ, अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है ऊर्जा, और उस ऊर्जा को हम ऊपर पता कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, ये ऊर्जा यहां पे भी निकालेगा, ये यहां पे भी निकालेगा, मगर जब ये यहां से ऊर्जा निकालेगा तो इस ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो पाइप टूटा हुआ है, तो यहां से मान लो दिल्ली तक, मतलब 500 किलोमीटर की पाइपलाइन अगर कहीं पे भी बिछी हुई है और तुमको पता लग रहा है कि पाइप कहां से टूटा हुआ है, तो बेटा पूरा पाइप या पूरी जमीन खोदने की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर डाल दो एक छोटी सी चीज जो अपने से रेडिएशन निकालती है, ऊपर से चेक करते रहो, पता लग जाएगा तुम्हें वो रेडिएशन कहां पे ज्यादा, जहां पे ज्यादा आ रही है वहां पे लीकेज होती है। तभी तुम देखते हो कई जगह पे पेट्रोल का चोरी होती है, तो ये थोड़ी पूरे ऊपर से, वो ऊपर से चेक कर लेते हैं। सीधी सी बात है, यहां से मान लो 10 लीटर चीज मैंने फेंकी है, तो यहां कम से कम 10 लीटर 9 लीटर तो मिलनी चाहिए, यहाँ 5 लीटर मिल रही है, इसका मतलब बीच में तुम लोगों का मकान है, तुमने पाइप डाल रखा है और भाई साहब स्कूटी चला रहे हो तुम। मगर बेटा ये गलत बात है ना? बोलो बात समझ में आ गई मेरी? मजा आ गया इस छोटे से कॉन्सेप्ट में? तो रेडियोधर्मी वो होता है जो अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है। तो जब फॉस्फेट डाला तो फॉस्फेट कहां पे जुड़ गया? डीएनए पे। यानी कि देखो यहां पे जैसे ही डीएनए इसके अंदर स्थानांतरित किया इसने, तो ये P32 से भी जुड़ा हुआ है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? कोई मेरी क्लास में ये नहीं पूछेगा ये अंदर कैसे आया, मैंने बता दिया ये रहा। अब ये भी समझा के आया हूं, पहले ये इसको पहचानेगा, फिर इससे जुड़ेगा, फिर इसको भेदेगा, फिर अपना आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित करेगा और फिर ये हट जाएगा। ये इसका काम है, ये रहा। और देखो कितना आसान हो गया, अब देखो कॉन्सेप्ट ही पूरा हो गया। अब देखो ये क्या डाला तुमने? S35। S का मतलब सल्फर। क्या सल्फर डीएनए के पास होता है? तुमने डीएनए पढ़ा है, डीएनए में होता है फॉस्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन शर्करा। क्या सल्फर होता है इसमें? नहीं। अगर इसमें सल्फर नहीं होता तो सीधी सी बात मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें सल्फर नहीं होता तो क्या सल्फर डीएनए से जुड़ेगा? नहीं। सल्फर किससे जुड़ेगा? प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या बना होता है? ये बाहर का आवरण लिखा हुआ है बेटा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बाहर का सारा आवरण कैप्सोमियर जो प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन में क्या उपस्थित होता है? सल्फर उपस्थित होता है। तो जो S35 है वो कहां जाके जुड़ेगा? वो यहां जाके जुड़ेगा, ये रहा S30, सॉरी गलत हो गया, वो यहां जाके जुड़ेगा, ये रहा S35, मान लो ये रहा। क्या डीएनए में S35 होगा? नहीं। क्या इस डीएनए में P32 होगा? हाँ। बताओ क्या यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? क्या डन कर दो अगर पॉइंट बिल्कुल ओके है, बता दो भैया पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके है? बताओ जल्दी से। बोलो क्या डन है? पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल मजा आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। मैंने आपको कोई भी रॉकेट साइंस दी नहीं दोस्त, मैंने कुछ भी ऐसा बोला ही नहीं जो जिससे आप अटक जाओ। मैंने आपको सारी चीज ऐसी बोली है जो सबसे आसान है। सीधी सी बात है बेटा, चुंबक, लोहा केवल चुंबक से जाके जुड़ेगा, लोहा लकड़ी से जाके जुड़ेगा ही नहीं। फॉस्फेट केवल वहां जाके जुड़ेगा जहां पे फॉस्फेट होगा, और हमें पता है डीएनए में फॉस्फेट होता है, तो जुड़ गया।
और हमको ये पता है आनुवांशिक पदार्थ अंदर जाता है, देखो तो आनुवांशिक पदार्थ अंदर जाता है बिल्कुल। जब इस आनुवांशिक पदार्थ में P32 जुड़ गया तो वो अंदर आ गया, जबकि इस आनुवांशिक पदार्थ में P32 जुड़ेगा ही नहीं तो वो बाहर रह जाएगा। डन है, कंफर्म, मजा आ गया है, कोई दिक्कत शिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम खोपड़ी के अंदर बात घुसड़ चुकी है। अरे सर इतनी आसान हो गया, हमें लग रहा था टॉपिक टिपिकल हो गया, नहीं बेटा, बोलो बात सही, कोई दिक्कत, कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं परेशानी? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे जीवाणु, ये जीवाणु तो है, में P32 युक्त डीएनए है, बिल्कुल। यहां पे है S35 नहीं, तो जीवाणु में S35 डीएनए एब्सेंट है ही नहीं, S35 का डीएनए है ही नहीं, है ही नहीं, S35 है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो S35 यानी कि सल्फर, सल्फर किसके पास होता है? प्रोटीन के पास, प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? कैप्सिड, तो वो वहीं जाके जुड़ गया। डन है, खोपड़ी में बिल्कुल जा रही है बेटा, बेटा देखो खोपड़ी के अंदर जगह बनानी पड़ती है मुन्ना, खोपड़ी में, अगर खोपड़ी में, सच बता रहा हूं ये बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, इसके अंदर अगर काम की बहुत सारी चीजें रहेंगी तो चीजें ऐसे समझ में आ जाएगी, तुम खुद कह दोगे अर्षित सर इतनी आसान है क्या? मगर बेटा इसमें तो गाने भरे पड़े हैं, 10 15 20 गाने, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे याद दिला दूं तो तुम कहोगे हाँ अर्षित सर, मगर वो फालतू की चीजों को दिमाग से निकालो। हार्ड डिस्क में तो मेल्ट हो रही है, ये सारी हार्ड डिस्क में फालतू की चीजें जो तुम्हारी लगी हुई है ना उनको निकालो बेटा। तुम क्या करते हो? फालतू की चीजें सारे तुमने तुम्हारी हार्ड डिस्क में डाल रखी है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, निकालो उसको फालतू की चीजों को बाहर, समझो, निकाल दो इन फालतू की चीजों दिमाग से बाहर, तभी तो घुसेगी ये चीज, नहीं तो पता है क्या करते रहोगे? हर्षित सर अगेन, हर्षित सर अगेन, मैं तो बेटा 10 बार अगेन, मगर मैं फिर आपसे बोलता हूं अगर एक बार में लेक्चर समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइज करके देख लो, मेरा पॉइंट तो वही रहेगा जो मैंने बोला है, पॉइंट कोई अलग नहीं होते, सही बात, ठीक है। तो अब क्या काम हो गया हमारा वो अब हम समझते हैं। ओवल ये हो गया कि हर्षे और चेज, अब एनसीईआरटी जो लिखती है वो भी थोड़ा सा बताना है कि हर्षे व चेज के प्रयोग के 3 चरण, चरण का मतलब होता है स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बताओ सर, हम सुनने को तैयार है। पहला है संक्रमण, बोलो पहला क्या है? संक्रमण, संकरण का मतलब जो जीवाणु भोजी होगा वो अपना आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु के अंदर डाल देगा, बिल्कुल सही बात है। संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ब्लेंडिंग, क्या है? ब्लेंडिंग, जिसे हम बोलते हैं अनावरण, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेंडिंग, समझाऊंगा ध्यान से सुनना। और तीसरी एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रण, क्या समझा दूं? देखो हर्षे और चेज ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और ये स्टेप्स जो है वो सच में देखे जाए तो ये वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा, मजा आ जाएगा तुम्हें, बट बेटा सामने देखो, देखना पड़ेगा, रटाने वाली बात है ही नहीं, तो जो बच्चा समझने को तैयार है वो कृपया करके सामने देखे, जिनको रटना है तो बेटा वो तो रटता ही रहेगा, मगर मैं तो बोलता ही रहता हूं बेटा रटना मत, तुम्हें मजा आ जाता है रटाने वाला टीचर, अरे यार तो रटा दिया, नहीं बेटा समझना बहुत जरूरी है। समझाऊं? सबके पास ये डायग्राम है और मेरे ख्याल से सबको क्लियर कट भी दिख रहा होगा अब तो, ठीक है। वैसे आजकल कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो गई क्या, बताना जरा, वो कैमरामैन वाले भैया बोल रहे थे हर्षित सर हमने आपको कैमरे को ऐसा कर दिया अब आप स्मार्ट लगोगे, अब मैंने कहा हमारे बच्चे स्मार्ट तो हम स्मार्ट, अब तो तुम्हारे भाई ने जिम विम भी कर दी शुरू, तुम भी करो ना जिम, बहुत बढ़िया, आओ जरा देखते हैं, पक्का मजा करवा दूं। देखो
मैंने सबसे पहले तो बोला हर्षे और तेज ने 3 स्टेप लिए थे। पहला लिया था संक्रमण, दूसरा लिया था अनावरण, तीसरा लिया था अपकेंद्रण। वाओ सर, जितना मैं बोलूं उतना ही समझना, फालतू दिमाग मत लगाना, जितना मैं बोलूं उतना समझना बस। ठीक है, मेरे पास जो वायरस थे जीवाणु भोजी, हाँ, एक पे मैंने P32 डाल दिया, एक पे मैंने S35 डाल दिया। यही किया था मैंने अभी भी। हाँ, P32 किससे जाके जुड़ेगा सर? डीएनए से। तुमको कोई रोक ही नहीं सकता अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। S35 किससे जाके जुड़ेगा सर? बाहर कैप्सिड से। ये रहा, ये यहां जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, बाहर सब प्रोटीन से ही तो बना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। S35 बाहर जुड़ गया, P32 बाहर नहीं जुड़ा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है? यहीं पे ही एरो बना के लिख देता हूं कि जीवाणु भोजी मतलब वायरस आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु में स्थानांतरित करता है। यह क्या डायग्राम में दिख रहा है? ये क्या? जीवाणु भोजी वायरस। ये भी क्या? जीवाणु भोजी वायरस। ठीक है, इसमें S35 कहां जुड़ा था सर? प्रोटीन पे, यानी कि बाहर की तरफ। इसमें P32 कहां जुड़ा था? ये दिख नहीं रहा, कलर थोड़ा सा और ऐसा कलर लेता हूं जो दिखे। ये रहा, जो अंदर जुड़ा हुआ था, ये रहा, दिख रहा है ना? ये तो पिंक वाला तो, हाँ सर, अब दिख रहा है। तो ये कहां गया? अंदर। ये रहा, यहां पे नहीं आएगा अंदर, यहां पे बाहर रहेगा। ये रहा, डन है। पहला संक्रमण वाला स्टेप हो गया। संक्रमण वाले स्टेप का मतलब है कि वायरस ने अपना आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर लिया। इसके लिए कौन कौन से स्टेप? पहला पहचाना, फिर जुड़ा, फिर भेदा, फिर आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कर दिया। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये दोनों एक ही है। पहले इसके बाद आनुवांशिक पदार्थ था, सारा आनुवांशिक पदार्थ अंदर डाल दिया। अब देखो ये डाल रहा है अंदर, देखो खाली हो गया। ये भी डाल रहा है, ये भी खाली हो गया, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ अंदर आ गया। और इस आनुवांशिक पदार्थ में क्या लगा हुआ है? सॉरी, इस आनुवांशिक पदार्थ में क्या लगा हुआ है? ये। और ये क्या है? आप सभी लोगों को पता है, ये है P32 या 32P, जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। डन है। यानी कि आपके पास यहां पे 2 जीवाणु भोजी हैं। ठीक है सर, पहला स्टेप पूरा हो गया। अगला है अनावरण। अनावरण का मतलब होता है ब्लेंडिंग। मतलब ये क्या होता है ब्लेंडिंग को समझना। मान लो ये वायरस है, ये ऐसे कोशिका पे जुड़ा हुआ है, आनुवंशिक पदार्थ अंदर डाल दिया है इसने। हाँ, अब इसकी ब्लेंडिंग करवाओगे, ये होती ब्लेंडिंग। ये क्या होगा? इससे ऐसे हिलाते रहोगे तो एक बार ऐसा होगा कि ये ऐसे हटके अलग हो जाएगा इससे। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है अलग कर देना। देखो ये अलग हो गया, ये देखो अलग हो गया, देखो अलग हो गया, हटा दिया तुमने। क्यों? आनुवंशिक पदार्थ तो अंदर आ गया ना, तुम्हें अब किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। मगर अच्छा सर, इस डायग्राम में एक कमी रह गई। क्या सर? 2 डॉट तो बनाओ सर, क्योंकि सर आपको पता है S35 जो है, या 35S जो भी आप इसे बोल रहे हो सर, वो तो अभी बाहर ही रहेगा, अंदर तो जाता ही नहीं है वो। यही तो दिक्कत है, क्योंकि बाहर वाली चीज अंदर नहीं जा रही ना, केवल आनुवंशिक पदार्थ अंदर जा रहा है। तो क्या इस आनुवंशिक पदार्थ में अगर मैं ऐसे डॉट बना दूं तो चलेगा क्या? ये रहा डॉट, सही है, चलेगा ना? बस हो गया ना काम। दूसरा क्या है? अनावरण, ब्लेंडिंग, ऐसे ऐसे हिला के हटा दिया। अब तीसरा देखो, ये है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूज। समझना है क्या होता है बेटा। मान लो अगर आपके पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है, ये रही टेस्ट ट्यूब, उसमें जो चीज भारी है वो तो नीचे आएगी, और जो हल्की है वो ऊपर आएगी। क्या ये वाली बात सबको पता है क्या? हल्की भारी, मान लो तुमने से पानी डाल दिया, अब पानी डालने के बाद जो चीज हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी, जो भारी होगी वो नीचे आ जाएगी। इतना तो सब जानते हो, नहीं जानते हो? सर इतनी बच्चों वाली चीज तो सर हमें पता है। तो बस सब सुनो, अगर अब इन चीजों को आपने टेस्ट ट्यूब में डाल रखा है और टेस्ट ट्यूब को अपकेंद्रण करवाया, अपकेंद्रण का मतलब सेंट्रीफ्यूज, एक ऐसी मशीन होती है जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है और ये भार के अनुसार चीजों को अलग अलग कर देती है। जो ज्यादा भारी होगी वो नीचे, जो उससे हल्की होगी वो ऊपर, जो सबसे हल्की होगी और ऊपर, जो और हल्की होगी सबसे ऊपर होगी। ये मशीन कौन सी होती है? अपकेंद्रण। अगर मेरे ख्याल से आपके घर के आसपास कोई डेयरी की दुकान है, जो मेरे ख्याल से आई थिंक होगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, तो डेयरी की दुकान में दूध को टेस्ट किया जाता है। तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, देखता हूं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ऐसे जो होता है ना सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो ऐसे ऐसे घूमती है, देखा होगा तुमने।
तो वो क्या काम करते हैं, वो चेक करते हैं, जो चीज भारी होगी वो नीचे रह जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी, इतनी सी बात है बस। पानी मिलाया होगा तो पानी अलग हो जाएगा दूध से, पता लग जाता है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, जब तुमने इन सारी चीजों को, इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक पूरी चीज को एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया और यूं यूं करके टेस्ट ट्यूब को घुमाया, ठीक बात है, तो तुम क्या देखोगे, जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर रह जाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है, बैक्टीरिया भारी होगा या जीवाणु भारी हो, मतलब जीवाणु भारी होगा या फिर वायरस भारी होगा? सर जीवाणु ही भारी होगा, ये वाली बात पूछने वाली है। जीवाणु जीवाणु है सर, राइबोसोम है उसके अंदर, ये है वो है, कई सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो वो भारी होगा। बिल्कुल सही बात। अब सुनना जरा क्या हुआ। हुआ ये कि जब टेस्ट ट्यूब के अंदर इस वाली स्थिति में चेक किया गया तो नीचे की तरफ तो आपका जीवाणु था, हाँ, ऊपर की तरफ आपका वायरस, ये जो वायरस था ये था, क्योंकि वायरस हल्का होता है, जीवाणु महंगा भारी होता है, ठीक है। यही ऐसा अरे यार, यही ऐसा डायग्राम मैं यहां पे भी बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहां जरा ध्यान से मुझे देख के बता देना, बस तुम देखोगे मेरे को तो आंसर मिल ही जाएगा। क्या इसके ऊपर S35 लगा होगा? हाँ सर। क्या इसके अंदर S35 होगा? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ जो अंदर गया उसमें S35 था ही नहीं, खाली था वो तो। मगर इस वाली स्थिति में देखोगे तो क्या अनुवांशिक पदार्थ के अंदर P32 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आशीष सर, ये रहा। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो पढ़ो क्या लिखती है एनसीईआरटी। कोशिका में S35 नहीं मिला, कोशिका में S35 है ही नहीं, मगर विकिरण S35 का पता कहां लगा? वायरस में। अरे सर, क्योंकि वायरस में तो लगाया है S35, यहां देखो, यहां देखो, उल्टा है यहां पे। कोशिका में P32 का पता लगा, देखो कोशिका में P32 का पता लगा, क्योंकि P32 तो स्थानांतरित हुआ ना, मगर वायरस के अंदर P32 नहीं मिला, खाली देखो है ही नहीं इसमें P32। क्यों? क्योंकि P32 क्या, यानी कि फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है? डीएनए के पास, डीएनए के पास मिल गया फॉस्फेट। बताओ मेरे प्यारों, क्या डायग्राम एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है? मैं एक बार फिर बोल देता हूं, सारे बच्चे कृपया करके सामने देखेंगे, और एक बार अगर बात मेरी समझ में आ गई तो कहेंगे सर वाह क्या बात है, तो मैं बोलूंगा अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। चलो देखते हैं क्या चीज थी, जरा देखते हैं। पहले डायग्राम देख लो एक बार, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। हर्शे और चेस का प्रयोग क्या था? 1952 में किया था। जीवाणु भोजी, जिसे हम T2 जीवाणु भोजी बोलते हैं, इस पे किया, ठीक है। वायरस और जीवाणु को संक्रमित करता है, उसे हम जीवाणु भोजी बोलते हैं, सही बात है। जीवाणु भोजी का डायग्राम तुमको बना दिया, वैसे तो क्लास 11th का है, मगर तुमको यहां पे भी बना दिया, ठीक है। ये कैसे संक्रमण करता है वो क्लियर है, यहां लिख देता हूं। जीवाणु, वायरस का संक्रमण कैसे होता है वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। वायरस कैसे संक्रमित करेगा? वायरस सबसे पहले किसी भी कोशिका को पहचानेगा, जीवाणु की, उससे जुड़ेगा, उसे भेदेगा, भेदने के बाद अनुवांशिक पदार्थ को अंदर डाल देगा और खुद भग जाएगा। इसका काम तो हो गया ना, अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर लिख ही देता हूं, तो फिर तुम कहोगे क्या हुआ। देखो, पहला, सर्वप्रथम एक विषाणु, विषाणु जानते हो ना, जीवाणु भोजी मतलब है ना, एक ही बात है। बार बार जीवाणु भोजी आएगा तो अब मैं बैक्टीरियोफेज बोलूंगा, अब मैं बीपी लिख दूंगा तो तुम समझ जाना, ठीक है। को P32 रेडियोधर्मी से रंगा, रंगने का मतलब क्या होता है? अभिरंजित किया, ठीक है। सेकंड, एक और बीपी का मतलब समझ गए ना, बैक्टीरियोफेज को S35 या 35S, तो इसको भी आप P32 या 32P लिख सकते हो, ठीक है, से रेडियोधर्मी से रंगा। रंगने का मतलब होता है अभिरंजन करना, तो मैंने सिंपल वर्ड इसके अंदर यूज ले लिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो भैया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यहीं से ही आपको पता लग रहा है इस डायग्राम से। जिस बैक्टीरियोफेज में P32 था
उसने जब जीवाणु की कोशिका को संक्रमित किया तो अपना P32 से रेडियोधर्मी से लगा हुआ डीएनए जीवाणु के अंदर स्थानांतरित कर दिया। यही तो हुआ है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जिसमें P32 या 32P अभिरंजन था, जो उसके आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ा था, उसने जब जीवाणु को संक्रमित किया तब अपना P32 युक्त डीएनए जीवाणु में स्थानांतरित कर दिया। विश्वास करना, इतनी सारी लाइन जो मैं लिख रहा हूं ना, इस किसी भी लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सीधे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं, दिल बना देना, मेरी बात समझ में आ गई तो। जिस जीवाणु भोजी यानी कि वायरस को P32 से संक्रमित किया, P32 उस वायरस के डीएनए के पास जाके जुड़ गया। जब इस वायरस ने किसी कोशिका को संक्रमित किया तो इस कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित किया उसके अंदर P32 लगा हुआ था। बिल्कुल सही है, मैंने इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया तो P32 लगा हुआ था, ठीक है। जबकि दूसरे जीवाणु भोजी जिसमें S35 था, उससे जब डीएनए को कोशिका में स्थानांतरित किया गया तो डीएनए में S35 मिला ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि S35 का मतलब सल्फर, सल्फेट, और वो कहां मिलता है? बाहर वाले प्रोटीन के पास, और वो तो लगता ही नहीं है ना, वो तो हट जाता है। यही तो बताया था, पहचानना, जुड़ना, भेदना, स्थानांतरण और हट जाना। तो हट जाएगा ये वायरस तो अपना आनुवांशिक पदार्थ अंदर स्थानांतरित करके, ठीक है। लिख देता हूं ये वाला पॉइंट भी। अन्य बैक्टीरियोफेज जिसे 35S से संक्रमित किया गया था, से अभिरंजित यानी कि रंगा गया था, वह जीवाणु में 35S युक्त डीएनए स्थानांतरित नहीं कर पाया, क्योंकि 35S बैक्टीरियोफेज के बाहरी आवरण से जुड़ता है। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, डीएनए से नहीं। तुम्हारे क्वेश्चनों का आंसर, सारे क्वेश्चनों का आंसर सही है। इसके बाद कुछ नहीं है, ये डायग्राम है बस। ये डायग्राम मैं एक बार फिर बता देता हूं, कृपया करके अपने दोनों के दोनों चक्षु आराम से यूं खोल के पढ़ना भाई साहब, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, आ ही गया होगा यार। क्योंकि मुझे पता क्या लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सच में से बहुत टिपिकल होगी, बायोलॉजी तो बहुत ईजी है। अब यही चीज तो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम खुद मेरे से कहोगे अर्शी सर यार ये इतना टिपिकल था, इतना आसान कैसे? बहुत आसान है, डायग्राम देखना सामने, और यहां डायग्राम नहीं दिख रहा हो तो अपनी नोटबुक में देख लेना। साइड में होकर कहानी को सुनाऊं? पक्का सारे लोग तैयार हैं? अब ये मत करना दोबारा, प्लीज बोलो, रिक्वेस्ट, एक बार पढ़ लो भाई।
कई बार समझा चुका, लिख भी चुका अब तो एक बार समझ लेना भाई प्लीज। आओ, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग और एवेरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी के प्रयोग के बाद एक और प्रयोग आया जिसमें यह बताया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने T2 जीवाणु भोजी के ऊपर कार्य किया। धन्यवाद। T2 जीवाणु भोजी एक ऐसा वायरस होता है, ऐसा विषाणु होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। इसके बाहर का सारा आवरण प्रोटीन का होता है, जबकि इसके अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो डीएनए होता है। सभी लोग जानते हैं डीएनए में फॉस्फेट होता है, ये पूरे चैप्टर का सार है। और सभी लोग जानते हैं कि सल्फर प्रोटीन में डाइसल्फाइड बंद होते हैं, ये तुमने पढ़ा था भाई साहब सब जगह, तो याद रखना, मैंने तो लिख दिया सल्फर उपस्थित होता है प्रोटीन में। डीएनए में सल्फर नहीं होता, इतनी सीधी सी बात है भाई, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने प्रयोग में जीवाणु भोजी को यूज में लिया और इस पूरे के पूरे स्टेप से जो एनसीईआरटी में नहीं है, आप ये बात समझ गए कि जीवाणु भोजी वायरस संक्रमण करने के बाद हट जाता है, जुड़ा नहीं रहता। क्योंकि पहले जीवाणु कोशिका को पहचानता है, फिर उससे जुड़ता है, फिर उसको भेद देता है, फिर आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित कर देता है और फिर हट जाता है। बस इतनी सी बात थी और कोई भी नहीं थी, इसको हटा दो, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, बात आगे चलते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो रेडियोधर्मी को उपयोग में लिया। समस्थानिक बोलते हैं इसे। रेडियोधर्मी ऐसे अवयव होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं। तुम कभी हाईवे पे गए होंगे, हाईवे में कई जगह ऐसी होती है, इंडिकेटर होते हैं जिन पे लाइट पड़ती है तो उनपे चमक आती है, जानते हो, रेडियम जिसे बोलते हैं। हाँ, ये रेडियोधर्मी है, ये अपने अंदर से ऊर्जा रेडिएशन निकाल रहे हैं। बस उसको ही हम पता करते हैं रेडिएशन कहां से निकली है। सही बात। पूरे टायर में बेटा पंचर कहीं पे होता है तो पंचर वाला उसको पानी में डालता है, टायर को, ट्यूब को, तो जहां से हवा निकल रही है वहां पे पंचर सही हो जाता है। सेम यहां पे एक वायरस या विषाणु या जीवाणु भोजी एक ही चीज है, जिसमें P32 डाला तो P32 का मतलब फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या डीएनए के पास होता है या प्रोटीन के पास? सर डीएनए के पास। तो P32 वहां जाके जुड़ेगा जहां पे डीएनए में, जहां पे फॉस्फेट होगा, और फॉस्फेट केवल डीएनए के पास, तो देखो P32 डीएनए से जाके जुड़ गया। अब मैंने आपको बताया क्या क्या स्टेप होते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरित जब ये करेगा तो क्या इसके अंदर P32 लगा आएगा? नहीं आएगा? आएगा। जबकि दूसरे वायरस में जिसमें S35 डाला, डालने के बाद जब उसे कोशिका में संक्रमित किया तो इसमें S35 नहीं आएगा, क्योंकि S35 प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, डीएनए से नहीं। ये दोनों लाइनें मैंने आपको यहां पर और यहां पर लिखवा दी है। अब 3 स्टेप होते हैं हर्शी और चेस के। पहला है संक्रमण, आनुवंशिक पदार्थ को अंदर डाल दिया। दूसरा है अब अनावरण, ऐसे ऐसे हिलाओगे, क्यों? क्योंकि वायरस को हटाना है गुस्से से, वायरस को भी तो हटाओगे, फिर सेंट्रीफ्यूज कर दोगे, घुमा दोगे, जो भारी वो नीचे, जो हल्का वो ऊपर। ये डायग्राम है। देख लो, दोबारा समझा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। आओ जरा सामने देखो, क्या लोड लेते हो, टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं ना। देखो, एक ये वायरस लिया, एक ये वायरस लिया, इसमें S35 डाल दिया। S35 यानी कि सल्फर, सल्फर जुड़ता है बाहर, देखो जोड़ दिया मैंने। P32 का फॉस्फेट, फॉस्फेट जुड़ेगा डीएनए से, देखो जोड़ दिया। सबसे पहला क्या है? संक्रमण, यानी कि वायरस अपना आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में डालेगा। तो इसमें P32 है नहीं, S35 है। S35 कहां जुड़ेगा? बाहर, तो वो बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि जो डीएनए अंदर आएगा उसमें S35 होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर आनुवंशिक पदार्थ जाता है, बाहर का पूरा प्रोटीन का वर्ण जा ही नहीं रहा, देखो बाहर ही रह गया। इसमें देखो मिलेगा। जब इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया तो कोशिका, जीवाणु कोशिका भारी होती है, वो नीचे बैठ जाएगी। वायरस हल्का होता है, वो ऊपर रह जाएगा। तो इस वाली स्थिति में जब टेस्ट ट्यूब में देखेंगे, बना लेना तुम नोट्स में, इस टेस्ट ट्यूब में S35 बाहर जुड़ा होगा, देखो ये रहा S35, मगर जीवाणु के अंदर कोई भी S35 नहीं मिलेगा। मगर यहां पर क्योंकि P32 स्थानांतरित हुआ है तो वो मिलेगा, बाकी वायरस में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटा मेरे को एक बात बताओ, घर में अगर 500 करोड़ होंगे तभी तो ढूंढोगे, ये थोड़ी ढूंढ रहे हो। मैं कह रहा हूं क्या ढूंढ रहा है? 500 करोड़। अबे तो होने भी तो चाहिए। जेब में ढूंढ रहे हो, अरे मेरी रोलेक्स की वॉच कहां है? तो बेटा रोलेक्स की वॉच जेब में होनी भी तो चाहिए, तभी तो मिलेगी। जब P32 आगे गया तो वो कोशिका में मिल गया,
जब S35 आगे गया ही नहीं तो वो कोशिका में मिलेगा भी नहीं। इतनी सी बात है बस। बताओ डन है? पॉइंट क्लियर है तो एक बार डन कर दो। पॉइंट क्लियर है तो डन कर दो। मैंने कई बार समझा दिया भाई, 1.5 घंटे से एक ही टॉपिक समझा रहा हूं मैं। डन है? क्लियर है बिल्कुल? पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियस क्लियर है, लेकिन एनसीईआरटी में वर्ड न्यूक्लियराइड बेटा सही कर दे, वर्ड सही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही वर्ड होते हैं ना, 2 ही वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्त? यार आज तो कम से कम छुट्टी चाहिए थी। आज क्या है वैसे? आज छुट्टी क्यों? आज क्या है ऐसे वैसे? आज छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? क्या हो गया ये बता दिया दोस्त, है ना? बार बार मत लिखा कर दोस्त, हो तो गया। अच्छा मुहर्रम की छुट्टी करनी चाहिए थी। अरे यार अच्छा ऐसा है क्या? भाई सॉरी यार, देखो मुझे नहीं पता यार। अरे यार सॉरी अदनान, देखो मुझे नॉलेज नहीं है भाई इसकी, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ ले, मैं जल्दी छोड़ दूंगा, मैं जल्दी छोड़ दूंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता नहीं था भाई, है ना? ये बता दिया बेटा। ये पता ही कि कई ये बाबू डॉक्टर में तो पता नहीं क्या लग जाता है। मैंने किया बॉटनी में 36 किए, 34 राइट हुए, एक छोड़ा और एक रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है आयुष, मगर एक चीज मेरे को तेरी बहुत अच्छी लगी कि तुझे पता है कि तुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बहुत बढ़िया करा दोस्त। हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज का नीट का डिफरेंट होते हैं क्या? नहीं यार, नीट में हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज डिफरेंट नहीं होती, मगर आपने अगर हिंदी ऑप्ट की है तो आपको जो नीट का पेपर मिलेगा ना, उसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी। हिंदी वाले में दोनों मिलता है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है? कितने टाइम पर आएगा? 6 बजे आएगा। मैं अभी यूट्यूब पे कब आऊंगा? 6 बजे। अभी 6 बजे एक सेशन है तुम लोगों के साथ, तुम्हारे बड़े भाइयों के साथ एक सेशन है कि नीट में अब क्या नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अब क्या करना चाहिए, नंबर खराब हो गए, क्यों हुए, तो क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ। सीबीटी पेपर होता है तो रफ मिलेगा बेटा, अभी तक जब होगा तब पता लगेगा, अभी नोटिफिकेशन का वेट कर। कुछ लोगों को सीबीटी नहीं पता होगा, ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको पता होगा आगे नीट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, है ना? तो उसके लिए पूछ रहा है सर। मैंने ऑफलाइन में आरटीएस लिया तो कंप्यूटर बेस्ड है दोस्त ना, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बट आपको ये एज सुन एज पॉसिबल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक बार एनटीए क्लियर कर दे कि हम अगले वाला बिल्कुल पक्का कर रहे हैं, तो फिर आरटीएस भी फिर ऑनलाइन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने नंबर आएंगे? घर आएंगे सर, बता दीजिएगा कितने नंबर लाएं तो घर आइएगा। हवे मैं वैसे ही आ जाऊंगा। हाँ हवे कचौरी समोसा खिला। अभी भाई ने जिम खोल रखी, जिम छोड़ रखी, जिम कर रखी है, छोड़, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। सर मैंने पीडब्ल्यू आरटीएस या आरटीएस बेटा कंप्यूटर में बता दिया है। नहीं सर एनसीईआरटी, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास वैसे एनसीईआरटी नहीं, पूरी फॉर्म में एनसीईआरटी, ठीक है? अगर तेरे पास एनसीईआरटी नहीं है ना बेटा, तो कोई टेंशन मतलब, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लगा के लेके आता तो तू वहां से कर सकता है। ठीक है? सर जी टाइम कैसे मैनेज करें? अरे बेटा सर नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम कॉन्सेप्ट बेटा कुछ नहीं, इतना टिपिकल डीप में जाए मत, तो बस इतनी सी बात दे जाता कि मैंने को दोनों वर्टिकल बता दिया, एंगस्ट्रॉम क्या है और नैनोमीटर क्या है। बाकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा तेरे को एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर कन्वर्ट करने का, तब तेरे को और अच्छे समझ में आ जाएगा। शुगर 5 कार्बन का होता है, बिल्कुल सही है। स्मूथ स्ट्रेन S3, हाँ। R4 S3 R2 बेटा, जो एनसीईआरटी में वो याद करने ना, जो अंशु जो एनसीईआरटी में है। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा वाला? अच्छा वेरी मैक्लोड मैकॉर्टी, नो डाउट। ठीक है बेटा, ये 0.34 इनमें क्या अंतर है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है, 0.34 नैनोमीटर है। तू देखना वहां पे लिखा हुआ है बेटा। गर्मी बहुत ज्यादा है, इस केस में चूना मारेगा तो एक केस में ही चूहा जिंदा रहेगा। अरे यार क्या यार, पढ़ लेना आकांक्षा, क्या तू फालतू की बात करती है, नॉटी हो रही है आकांक्षा? क्या तू ये फालतू की बात पूछती है आकांक्षा? एक बार बता, तेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा आकांक्षा? सही से बता आकांक्षा, आकांक्षा है आकांक्षा है आकांक्षा? चूहे के पीछे पड़ गई, गर्मी हो रही है, क्या ऐसा मुंह माया बेटा? सब मुंह माया, सब। तू सोच, तू ऑपरेशन कर रही है किसी बंदे का, लाइट चली गई तो तू कहेगी नहीं मैं तो अब ऑपरेशन नहीं करूंगी, मैं तो लाइट में, को गर्मी बहुत लग रही है, आई हेट गर्मी, बाय बाय।
वो अपनी खोपड़ी लेके घूम रहा है, कह रहा है कहाँ है डॉक्टर मैडम कहाँ है? अरे मैडम आप कहाँ हो? मैडम मैं नहीं करती गर्मी में ना, मुझे मुझे गर्मी मुझे एसी के बिना नहीं होता है, ये सही है सब यहाँ थी ऑपरेशन ओटी में लाइट वाइट आ रही है, मुझे मगर गर्मी बहुत लग रही है मुझे। वो भाई साहब खोपड़ी लेके बैठा है, कह रहे मैडम भाग गई, कब भाग गई मेरी मैडम, कहाँ गई मेरी मैडम, अरे ढूंढो मेरी मैडम को, अरे मैडम कहाँ गई, मैडम को गर्मी लग रही है मैडम भाग लिए बाहर। ऐसे नहीं, सब मुंह माया, क्या ये गर्मी सर्दी। डॉक्टर बहुत बड़ा प्रोफेशन है दोस्त, बहुत बड़ा। इसके अंदर हो सकता है गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी हो, तुम ये थोड़ी ना कहोगे गर्मी हो रही है नहीं करूंगी ऑपरेशन, ऐसा नहीं होता। और प्यार बहुत जरूरी होता है डॉक्टर के साथ, मतलब डॉक्टर का नेचर बड़ा अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का नेचर बड़ा अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? अगर डॉक्टर का नेचर अच्छा नहीं है तो बहुत दिक्कत है। प्यार से पूछोगे तुम, हाँ जी बताइए, एक तो हाँ बताना क्या हो गया तुझे, भाग जाएगा वो बेटा, भाग जाएगा, ले मुंडी निकालेगा, कह रहा भागो पागल है डॉक्टर है तो ये मत किया करो तुम, पढ़ा करो ना, बस पढ़ाई में ध्यान दो, क्या फालतू की चीज में दिमाग लगाते रहते हो इधर उधर अटरम सटरम, तुम्हारे दिमाग में सब चलता रहता है बस पढ़ाई नहीं चलती, बस सब चलता है तुम्हारे दिमाग में, ये चल रहा है वो चल रहा है सब चल रहा है, बस पढ़ाई नहीं चल रही है ना। हाँ प्यार से बोलो बेटा, डॉक्टर से भी बड़े प्यार से बोलो, हाँ डॉक्टर साहब हाँ मेरे ये हो गया, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें पता मैं तुम्हें बताया नहीं शायद, एक बार मैं गया था बेटा, एक डॉक्टर साहब किसी बूढ़े अंकल को लेके गया डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर थोड़ा सा खेड़ू था, मुझे पता नहीं था। अब बूढ़े अंकल वहां बैठा दिए, मैं यूं पीछे खड़ा हुआ था, ऐसे अटेंडर ऐसे ही खड़े होते, मैं यूं खड़ा होता स्टाइल में, भाई साहब टीचर हूं तुम्हारा तो मैं ऐसे खड़ा होता स्टाइल में। अब हुआ क्या बेटा, वहां से जो डॉक्टर थे उस डॉक्टर ने बूढ़े अंकल की उम्र होगी कम से 80-85 साल, पता क्या बोला उनसे, 80-85 साल वाले अंकल से क्या बोला, मुंह खोल। अब बेटा 85 साल का बंदा तो ऐसे ही मुंह खोलेगा ना देखे से, डॉक्टर के हाथ में टॉर्च था, अरे मुंह खोलना। उसने ऐसे चिल्लाया बेटा, मैं पीछे खड़ा था यूं कोने में है ना, उसने कहा मुंह खोलना, मैंने कहा रैप्टा नहीं मार दिया कहीं मेरे पेशेंट के, कहीं रैप्टा ही मार देगा गाल पे मेरे पेशेंट के। भाई साहब मैं साइड में हो गया, मैंने कहा नहीं भाई साहब ये चलो। तो मतलब डॉक्टर का नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, नेचर डॉक्टर का नहीं तो फिर कुछ भी सब बेकार है फिर तो। नेचर तो तुम भी अपना नेचर अच्छा करो, तुम्हें भी तो अच्छा डॉक्टर बनना है तो नेचर अच्छा रखो अपना, ठीक है पक्का, ओके। आओ जरा 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, अगर तुम कर पाओ तो बढ़िया बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, P32 किससे जुड़ता है? देखो भूल जाएंगे बच्चे तो अभी भी तुम देख लेना, और उनका बेटा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं क्या करूं, जो चीज ये भूल जाएंगे वो कुछ भी नहीं याद करेंगे, ठीक है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है डीएनए, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब कुछ बच्चे तो बेटा ये भी गलत करेंगे, अब देखो गलत वाले से तो मैं क्या ही बोल सकता हूं बेटा, गलत वालों से तो कुछ नहीं बोल सकता ना, वो तो गलत करेंगे तो बेटा करेंगे ही, वो तो कितना ही समझा लो उनको तो कि बेटा ऐसा गलत है। अब पूरे चैप्टर में यही समझा रहा हूं मैं, P32 अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ फिर कैसे होगा काम। बता देना चैप्टर में मजा आ गया क्या, मुश्किल तो नहीं लगा? बता दो, हो गया? मेरे ख्याल से सभी लोगों का आंसर आया होगा बी। देखो अभी भी देखो दुनिया क्या कर रही है, देखो तुम, ये देखो तुम, प्रोटीन, अबे फॉस्फेट नहीं होता प्रोटीन के अंदर, कितनी बार चिल्ला के बोलूं, फॉस्फेट होता है केवल और केवल आनुवंशिकता डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में नहीं होता है। जिसको दिक्कत है वो याद रखो कि प्रोटीन जो होता है उसमें होता है फॉस्फेट। अब तो याद रखो पीपी,
प्रोटीन, सॉरी अभी तुम्हारी तरह हो गया, डीएनए में होता है प्रोटीन फॉस्फेट, और जो प्रोटीन होता है उसमें होता है सल्फर। जिसको दिक्कत हो वो याद रख सकता है डीपी, बोलते हो ना तेरी डीपी चेंज कर ले, तो डी से डीएनए और पी से फॉस्फेट। क्लियर है, याद रहेगा। एसपी याद रखो, एसपी, एस से सल्फर, पी से प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर सल्फर, डीएनए के अंदर फॉस्फेट। क्यों भूल जाते हो भाई? अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है अगला? अगला है अगला है डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पहला है प्रतिकृतियन, जिसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। एक है अनुलेखन, एक है अनुवादन, एक है लैक ऑपेरॉन। अब कुछ बच्चे तो लैक ऑपेरॉन भी करेंगे ऑप्शन में, जबकि ये पढ़ाए ही नहीं आज तक, बोलने के बाद भी देखना है करेंगे। एक्चुअली मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, बच्चे तो दोस्त सब तरीके के होते, टीचर की मानते भी और नहीं भी मानते, तो क्या कर सकते हैं। हो गया आंसर? आंसर आएगा ए, प्रतिकृतियन। देखो ये डी वाले भी हैं, मना करने के बाद भी। बताओ क्या किया जाए इनका? यही तो बात है बेटा। लो चलो एक क्वेश्चन और लो। S35 किससे जुड़ता है? बच्चे बेटा अभी भी गलत करेंगे बताने के बाद भी, याद रखना। डीएनए से जुड़ता है फॉस्फेट, याद रखना, और प्रोटीन से जुड़ता है सल्फर, याद रखना। अब तो याद रख लो बेटा, ए बी सी डी। अब है धुरंधर हो, क्या कर रहे हो? पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है नहीं पता। कुछ तो नहीं पता भी करेगा। अरे तुम नालायक हो, तुम नालायक हो बता। तुम कह रहे हो अरे हर्षित सर पूछो ही मत सर, खोपड़ी ना बहुत तेज चल रही है हमारी आजकल। तो जो तुम्हारी इच्छा भाई जैसे भी है, पर पढ़ लो, मैं तो यही कहूंगा। डन है। S35 जुड़ता है केवल और केवल प्रोटीन से। आए क्या चीटिंग बेटा, चीटिंग में भी गलती। ओ बेटा क्या बात है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। ओए चलो बेटा आगे चले, चले अब आगे, करे आगे की कहानी चालू। आ मेरे लाल पढ़ाते हैं तुझे आगे, आओ बेटा। तो इसका अच्छा 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 एक बात सुनो, तो हर्षे और चेस के एक्सपेरिमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। सर ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि बेटा जो स्थानांतरित होगा वही तो आगे जाएगा। क्या प्रोटीन स्थानांतरित होता है क्या? नहीं। क्या डीएनए स्थानांतरित होता है? हाँ। तो मतलब आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। लिख देता हूं, अतः
इस प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रहा है। ठीक है, आओ जरा अब जरा एनसीईआरटी उड़ाते हैं, एक बार देखते हैं कि जरा एनसीईआरटी क्या कहती है। आपसे कुछ कहती है तो देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आ जाओ, बड़ी इजी है एनसीईआरटी। हाँ सर, देखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसके बाद कुछ सुस्पष्ट प्रमाण हर्शे और चेज ने 1952 में प्रयोग किया। इन्होंने विषाणु पर कार्य किया। जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। मगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा जीवाणु भोजी, तो आपका सभी का आंसर है हर्षित सर, हमें पता है उस जीवाणु भोजी का नाम है T2 जीवाणु भोजी। ये तुम्हें याद रखना है नाम, एनसीईआरटी में नहीं मगर तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं और आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका में विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ को समझने में लगते हैं, जिससे आगे चलकर विषाणु का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ ही आगे स्थानांतरित होगा। बिल्कुल सही बात है। हर्षे और चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए कि विषाणु से प्रोटीन जाता है आगे या डीएनए जाता है, बताओ कौन जाता है? सर डीएनए जाता है आगे, P32। बहुत बढ़िया है, ये बताया था। सर आगे चलते हैं। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया, ठीक है, जिसमें सक्रिय फास्फोरस, कौन सा? P32, और दूसरे को ऐसा किया जिसमें सक्रिय सल्फर। तो आपको सक्रिय फास्फोरस क्या होता है? P32, और एंड एक कौन सा है? S35। यही थे दोनों। ठीक, जिस विषाणु को फास्फोरस में पैदा किया उसे विकिरण में डीएनए सक्रिय पाया गया। क्यों? क्योंकि P32 डीएनए से जाके जुड़ जाता है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, जबकि जिसमें प्रोटीन नहीं था, अतः डीएनए में फास्फोरस होता है। ये बात तो सही है, डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन में फास्फोरस होता ही नहीं है। प्रोटीन में नहीं होता है, ये तो बता ही दिया था। प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर। बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार विषाणु जिससे सक्रिय सल्फर में किया, तो डीएनए को सल्फर करेगा संक्रमित या प्रोटीन को? सर प्रोटीन को, लिखा हुआ है। उसे विकिरण में प्रोटीन पाई गई सक्रिय, जबकि डीएनए सक्रिय नहीं रहा, क्योंकि डीएनए में सल्फर होता ही नहीं है। डीएनए में कौन होता है? फास्फोरस। दो ही लाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। डी पी, डी से डीएनए, पी से फास्फोरस। ठीक है, पी से प्रोटीन, एस से सल्फर, बस और कुछ नहीं। याद रखना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। जब सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई, जीवाणु भोजी जो जीवाणु है ना उसका नाम है ई कोलाई, एस्ट्रेशिया कोलाई बोलते हैं इसको। ये जो जीवाणु मैंने आपको लिया था ना, ये वाला कौन सा बेटा? ये जो जीवाणु था, ये इस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई का मतलब होता है एस्ट्रेशिया कोलाई। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाणु को सम्मिश्र में हिलाने पर विषाणु अलग हो जाते हैं। ब्लेंडिंग, हिलाना, बताया था तीन, पहले संक्रमण, फिर हिलाना, फिर अपकेंद्रण। जो भारी होगा नीचे, जो हल्का होगा वो ऊपर बैठ जाएगा। जीवाणु को अपकेंद्रण के द्वारा विषाणुओं से अलग हो जाते हैं। अपकेंद्रण जानते हो? सेंट्रीफ्यूज, जो घुमा घुमा के बता दिया, जो हल्का है वो ऊपर, जो भारी है वो नीचे रह जाएगा। जो जीवाणु विकिरण में सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, जो जीवाणु, बैक्टीरिया विकिरण सक्रिय डीएनए में, सक्रिय डीएनए का मतलब P32, संक्रमित हुए थे, वो सक्रिय रहे, क्योंकि P32 आगे स्थानांतरित होता है। अतः स्पष्ट है कि जो विषाणु से आगे जीवाणु में संक्रमित प्रवेश करता है वो केवल डीएनए ही होता है। प्रोटीन स्थानांतरित होता ही नहीं है, तो आगे मिलेगा भी नहीं। बोला था तुम्हारे पास 50 करोड़ है ही नहीं, तो जेब में मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, जबकि जो जीवाणु संक्रमित थे प्रोटीन, वो आगे सक्रिय ही नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि आगे मिलेंगे ही नहीं, प्रोटीन ही, S35 मिलता ही नहीं है आगे। इस कारण आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु के अंदर जाता है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आई होगी? इतने आसान तरीके से मैंने तुम्हें यह समझा दिया है। क्लियर? 101% पक्का? आगे चल सकता हूं?
इजाजत है या इतना ही कर लोगे आज? इतना ही निपटा लो आज, बढ़िया समझ में आ गया होगा। दोबारा दिमाग में कॉन्सेप्ट को डाल देता हूं, कृपया करके सारे के सारे महानुभाव मेरी बातों को ध्यान से सुने। रट्टाफिकेशन करने की इस बायोलॉजी के सेगमेंट में कहीं कोई किसी तरीके की जरूरत है ही नहीं। सामने देख लेना, बस एक बार बोलूंगा आज, मतलब मजा आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हर्शे और चेज वाला, हर्शे और चेज ने जीवाणु भोजी के ऊपर यानी कि T2 जीवाणु भोजी के ऊपर कार्य किया। हर्शे और चेज ने यह चीज देखी कि एक ऐसा वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु जिन्होंने इसको प्रयोग किया उसे हम एस्ट्रेशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई बोलते हैं। वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, जबकि बाहर की तरफ सारा का सारा आवरण प्रोटीन का बना होता है जो कि सल्फर से निर्मित होता है। इन्होंने दो प्रकार की डाई ली, एक ली P32, एक ली S35। उससे पहले कभी कोई वायरस किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो उसकी ये 4 की 4 स्टेप्स होते हैं। जिस सब P32 डालोगे तो वो डीएनए से जुड़ेगा, क्योंकि डीएनए के पास P32 होता है। तो और जब ये वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करेगा तो P32 वाला डीएनए आगे स्थानांतरित कर देगा, जबकि S35 आगे स्थानांतरित होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया है, आगे चलते हैं। सारा स्टेप्स कैसे कैसे हुआ हमको पता है, सारी चीज कैसे कैसे हुई हमने पढ़ ली है। ओवरऑल हम लोग ये बात समझ गए कि ये स्टेप क्या था। समरी ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं। एक ऐसा वायरस जो जीवाणु के अंदर P32 डालता है, जब आपने जीवाणु और इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया तो जीवाणु भारी होता है नीचे रह जाएगा, वायरस हल्का होता है ऊपर रह जाएगा। P32 क्या कोशिका में आ गया था, तो आपको आसानी से वो कोशिका में मिलेगा, जबकि S35 कोशिका में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो आगे स्थानांतरित ही नहीं हुआ वो मिलेगा भी नहीं। S35 बाहर से जुड़ता है और बाहर वाला भाग देखो अंदर गया ही नहीं है। जब ये कोशिका में गया ही नहीं है S35, क्योंकि सल्फर बाहर वाले आवरण पे होता है ना, जब वो गया ही नहीं तो आगे कुछ मिलेगा भी नहीं। दैट्स इट, बस और कुछ ही नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है। बता दो डन है क्या यहां तक पॉइंट सारा का सारा? मजा आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ये तुम्हारा चैट बॉक्स मैंने ओपन कर लिया, बता दो क्या पॉइंट क्लियर है? डाउट देख लेता हूं, कुछ काम के होंगे तो। सर जीवाणु भोजी मतलब जीवाणु को खाने वाला, हाँ भोजी का मतलब खाने वाला, मगर वो खाता नहीं है, वो संक्रमित करता है, तो संक्रमण का मतलब ही खाने वाला हो गया। इसमें फुट कहां, फुट क्या होता है? पैर? फुट कुछ नहीं होते, वायरस के फुट जो होते हैं ना, पाद, वो उसको पकड़ने के काम आते हैं जीवाणु को। नेक को ग्रीवा भी कह सकते हैं, हाँ यार ग्रीवा मतलब नेक ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वहां से कोई कभी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। बट सर वायरस में तो आरएनए होता है। बेटा सारे वायरस में आरएनए नहीं होता ना, कुछ वायरस में डीएनए भी होता है। T2 में डीएनए है, 5X174 में डीएनए है, लैम्बडा में डीएनए है, डीएनए भी होता है। सर डायग्राम एक बार और समझा दिया, वैसे मेरे ख्याल से पहले का मैसेज हो गया। तो सर मेरे बायो में 81 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छा कर रहा तू तो। सर बैक्टीरियोफेज में कौन सा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएस, क्लास 11th में भी पढ़ा था तूने ये, वैसे कोई बात नहीं। ज्योत्सना, हर्शे और चेज में ऐसा बैक्टीरियोफेज लियो जो ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित कर सके, बिल्कुल, और उसका नाम क्या है? T2। बहुत बढ़िया है, रिपीट तो मैंने कर ही दिया है मेरे ख्याल से बेटा, बहुत बार कर दिया। आप तो पहचानेंगे कैसे, किसे कैसे पहचानना है? धोखेबाज को? धोखेबाज बेटा बहुत धोखेबाज होता है, धोखेबाज से दूर रहो, धोखेबाजों से दूर रहो, क्योंकि धोखेबाज होते हैं। हाँ ये तेरी बात सही है। क्यों पहचानेगा? अच्छा वायरस कैसे पहचानेगा? अरे बेटा पादप का अगर कोई वायरस होगा तो वो जंतु की कोशिका को संक्रमित कैसे करेगा? सोच, कोई जंतु का वायरस है तो वो पादप को संक्रमित कैसे करेगा? जंतु का वायरस क्या कोशिका भित्ति को थोड़ी ना भेज देगा? तो बेटा वो पहले कोशिका को पहचानेगा ना कि कौन सी कोशिका में जाना है मुझे। कैसी बात कर रहा है तेरे पापा? तेरे को बेटा तभी तो कहेंगे जब वो तेरे पापा तेरे को पहचान लेंगे। ये थोड़ी बाहर तेरे पापा घूम रहे किसी और को करेंगे अरे यही मेरा बेटा है, वो पहचानेंगे ना पहले कि मैं तुझे थप्पड़ मार सकता हूं। अरे बेटा यार ये, अच्छा ये वाली बात थी क्या? अरे यार, अरे वो अगली क्लास में दिखाऊंगा मैं 3D, ये तो ठीक है, ये तो बता दिया मैंने पहचाने का कैसे, है ना, ये वाली इतनी सी बात। अरे यार तुम कैसी बात कर देते हो बेटा? तुम्हारे पापा, मतलब तुम्हारे पापा तुम्हें पहचानते हैं तभी तो तुम्हारे पापा तुम्हें लपेट देते हैं बेटा। तुम आते हो ऐसे पापा के पास, पापा मेरा आज पेपर खराब हुआ, पापा ने लपेट दिया तुम्हें। क्यों? क्योंकि बेटा पापा को पता है मेरा बेटा है, मैं लपेट सकता हूं उसको। मगर ये थोड़ी कोई और कर रहा है मेरा भी पेपर खराब हुआ पापा, तुम्हारे पापा ने उसको भी लपेट दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। नहीं, ये तो तुम, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। वायरस को पता तो है वो कौन सी कोशिका को संक्रमित कर सकता है, तो ये पहचानना होता है बेटा, है ना। हाँ ये थोड़ी ना बात है बेटा, तुम कुछ भी बोल देते हो।
चलो खैर इतना ही कर लो बस आज के लिए। मजा आ रहा है इस चैप्टर में, स्लोली स्लोली हौले हौले शानदार मजा आ रहा है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आई ना, बिल्कुल शानदार चल रहा है ये चैप्टर, बस बहुत बढ़िया। लेडर बोर्ड दिखा देता हूं, वैसे लेडर बोर्ड में तो तुम क्या ही कर रहे हो आजकल, तो पता नहीं, ये बेटा हैंग हो जाता है, लेकिन हो कर दिया तूने विकास, तूने तेरा काम निपटा दिया। विकास ने क्या, जिसने भी किया ये थर्ड नंबर का पता नहीं कौन है, पूर्वा और निशा और प्रफुल्ल, विकास, लोकेंद्र, राहुल और डॉक्टर फयाज और कुमरी, दिशु और श्रुति वर्मा। ले तूने हैंग ही कर दिया, ले ले अब क्रॉस का बटन ही नहीं है, ऐसे करवाओ चलो। अबे यार इतना अच्छा चल रहा था ये, लेडर बोर्ड लटक गए, चलो कोई नहीं। सो मेरे ख्याल से यहां तक सारा पॉइंट क्लियर होगा। आशा करता हूं कि लेक्चर बहुत ही बढ़िया गया होगा, मस्त होगा, फर्स्ट क्लास होगा। पढ़ते रहो बेटा, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बॉटनी बहुत आसान है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, और कृपया करके एनसीईआरटी निपटा देना आज, जितनी करवाई है उतनी आज निपटा दो। सिलेबस तुमको पता लग गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा पढ़ लो, रिक्वेस्ट है तुमसे, पढ़ लो बस, दैट्स इट, खत्म बात, और कुछ नहीं है। कल मिलते हैं बढ़िया तरीके से, और भी क्वेश्चन करेंगे और भी पढ़ेंगे। बॉटनी रॉक्स, गोरिल्ला आर्मी की जय हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय रे, बाय बाय।